हाँ, अब हम लाइव हो गए हैं। सारे लोग जो है अभी ये जो है लाइव दिखना शुरू हो गया। एक बार महेश जी आप उनको मैसेज कर देंगे, इसमें तो हम शुरू कर देंगे। हाँ, जुड़ गए हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप शेयर करिए। लोग जुड़ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। महेश जी आप एक बार मुझे मैसेज जैसे कर देंगे वैसे मैं शुरू कर दूंगा। आप एक बार मुझे मैसेज केवल कर दीजिएगा। ठीक। पंकज मित्र सर जुड़ गए हैं, स्वागत है सर। तो इस जो है पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम में सबसे पहले परिवर्तन पत्रिका की तरफ से हम आप सभी जुड़ने वाले साथियों दोस्तों का स्वागत करते हैं। परिवर्तन पत्रिका लगातार नूतन सरोकारों के साथ आपके बीच विशेषांक और खास करके उसकी जो एक कोशिश है कि नए लेखकों और जो विचार की नई दृष्टि है उसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाना, उस कोशिश में आज हम फिर से कई सारे कार्यक्रमों से होते हुए आज जो है हम आदरणीय रणेन जी की जो प्रकाशित उनका उपन्यास है, आज हम उसकी परिचर्चा के साथ आपके सम्मुख जो उपस्थित हुए हैं और इस परिचर्चा में वक्ता के रूप में, परिचर्चा करने वालों के रूप में मैं वक्ता शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वो हम लोगों के साथ पढ़ते लिखते जूझते हुए अपनी समझ को लगातार विस्तारित कर रहे हैं। तो दो लोग ऐसे जो हमारे साथी हैं, अरुणेश जी हैं, वो अभी जुड़े नहीं हैं, वो तकनीकी कमियों की वजह से, खामियों की वजह से वो जुड़ जाएंगे भी। और अरुणेश जी फिलवक्त जो है भोपाल में हैं, वह रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में जो है पढ़ा रहे हैं और लगातार अपने लेखन और लगातार अपने लेखन की सक्रियता से साहित्य जगत में अपने को स्थापित किए हुए हैं। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक जी हैं, वह जो है अरुणाचल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ दोईमुख में जो है वहाँ वह हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। और यह जो है यह एक उनका खाने पीने का जरिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ वह जो है जन सरोकारों से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। अपने लेखन और अपनी बातचीत में जो जेएनयू से जो उन्होंने कुछ सीखा, जेएनयू में जो उन्होंने कुछ किया, और जब वो छात्र संघ में उपाध्यक्ष के तौर पर रहे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते जानते हुए जो जन सरोकार हैं उनसे लगातार जुड़े रहने की वो कोशिश करते हैं। उनकी मुखरता हम सबको बहुत प्रिय है और मुझे उम्मीद है कि आज भी एक बेहतर परिचर्चा उनके द्वारा हमको सुनने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ आदरणीय रणेंद्र जी जुड़े हुए हैं। वो उनका परिचय मुझे नहीं लगता कि हम सभी साहित्य प्रेमियों के लिए कोई बहुत आवश्यक है। रणेंद्र जी जिस तरह से अपने इस उपन्यास के साथ प्रस्तुत हुए हैं, वो उनके पूरे सरोकारों का परिचय प्रदान कर देता है। वो हमको यह बताता है कि वह कैसे अपने सरोकारों में बहुत ही साफ हैं, अपने वैचारिकता को लेकर के कहीं गडमट की स्थिति नहीं है। जो सटीक कहने की बात है उसको जो है वह
लगातार कहते रहते हैं। इसके साथ ही साथ लगातार बिहार सहित झारखंड के प्रशासकीय सेवाओं में लगातार वह उच्च पदों पर स्थापित रहे हैं। अभी फिलवक्त जो है वो रामदयाल मुंडा जो आदिवासी शोध संस्थान है रांची में, उसके निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं और वहाँ पर रहते हुए लगातार आदिवासी संस्कृति, समाज, साहित्य को लेकर के किया गया कार्य देश ही नहीं विदेशों तक में जो है वह लगातार नोट किया जा रहा है, गिना जा रहा है और लोग उसको उससे लगातार अपने सरोकार स्थापित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम शुरू हो या मैं इससे पूर्व की वक्ताओं को आमंत्रित करूं, अपने साथी वक्ता को आमंत्रित करूं, शायद तब तक अरुणेश जी भी जुड़ जाएं। यह उपन्यास, जब उपन्यास की बात कही जाती है और यह माना जाता है कि उपन्यास में जो महाकाव्यात्मकता है और जिस सभ्यता विमर्श की जिम्मेदारी उपन्यास विधा के ऊपर है, और जब हम इस उपन्यास को जब पढ़ते हैं, जब उससे गुजरते हैं, तो जो उसकी यह बहस है, उपन्यास विधा की जो बहस है, जो राल्फ फॉक्स से लेकर के और तमाम भारतीय विद्वानों ने की है, तो यह पढ़ते वक्त हमको लगता है कि हाँ, जब भी सभ्यता विमर्श या समाज में जब भी कोई ऐसी कुरीति, रूढ़ी या कुछ भी दिक्कत परेशानी महसूस होती है, तो उपन्यास हमको खींच करके ले आता है और यह बताने की कोशिश करता है, यह हमको बताता है लगातार कि आप दरअसल इस जगह पर ठीक है, हमारे समाज की यह धारा जो है यह ठीक है, उसको इस तरह से समझा जा सकता है। जो निर्मिति की बात है, समाज निर्मिति की बात है, उसको जो है हम इस तरह से जो है बना सकते हैं। अरुणेश जी जुड़ गए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, यदि वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनका हम फिर से स्वागत करने पर जुड़े थे वो तकनीकी कमियों के कारण से। तो उपन्यास रणेंद्र जी का यह उपन्यास गूंगी रुलाई का कोरस जो राजकमल से प्रकाशित है और पहला उसकी हाँ धन्यवाद सर। रणेंद्र जी अपने पहले उपन्यास से ही जो उपस्थिति दर्ज करते हैं साहित्य जगत, वह अभूतपूर्व है। जिस तरह से वह खनन और आदिवासी समुदाय और उसकी सभ्यता और आधुनिकता और खास करके जो मानव शास्त्रीय अध्ययन है, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके जब वह ग्लोबल गांव के देवता के साथ जो अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूरा साहित्य जगत उनको नोट करता है, उनको पढ़ने की कोशिश करता है और कई सारे लोगों ने इस बात को माना कि हमारी पीढ़ी में रणेंद्र एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपना पाठक वर्ग तैयार किया है और उनके पाठक वर्ग को जो है इंतजार रहता है कि उनकी जो है अगला प्रकाशन और अगली कृति जो है कब आ रही। इसके बाद जब वो गायब होता देश लिखते हैं तो गहन शोध, इतिहास दृष्टि और पूरी संस्कृति को लेकर के बहुत सारी बातें लिखते हैं। उसको लेकर के अलग अलग बातें हुई। यह हुआ कि वहाँ जो है तथ्य ज़्यादा लिख दिए गए और तमाम सारी चीज़ें जो हुई वह अलग बात है। लेकिन जब रणेंद्र अपने इस नए उपन्यास के साथ उपस्थित हुए हैं, तो वह जो है इन सारे जो पिछले उपन्यास पर जो बातें दर्ज की गई थी इस तरह से, उन सबको जो है वह साफ पाक करते हुए निकलते हैं और जो तथ्य और उपन्यास की कला है जिसको पाठक पसंद करता है, जिस कारण से उपन्यास महत्वपूर्ण होता है, उन दोनों को समाहित करते हुए और एक ऐसा कलेवर, एक ऐसा वितान रचते हैं जो पाठक को बरबस ही सोचने, समझने और कथा के साथ बहने के लिए जो है विवश कर देता है। तो यह जो है उनकी खूबसूरती है, उनकी रचना की खूबसूरती है। यदि हम क्योंकि मुझे संचालन के लिए कहा गया है तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं रखूँगा। यदि हम जो है इस उपन्यास से होते हुए गुजरे तो मौशिकी मंजिल वह मात्र एक जगह नहीं है, वह कुछ ईंटों से बना और कुछ मेहराबों और कुछ पर्दों और कुछ खिड़कियों से बना हुआ एक घर नहीं है, बल्कि वह खुद एक जीता जागता पात्र है, जीता जागता हुआ भारत है, जीता जागता हुआ हिंदुस्तान है, जहाँ से चीज़ें बनती हैं और जिस हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश हजारों सालों से लगातार जिसको हम स्वीकारते हैं, जिसको बनाते हैं, उन सारी चीज़ों की कोशिश जो है उस मौशिकी मंजिल से होकर के गुजरती है। मैं भी जहाँ बैठा हूँ दुमका में,
यहाँ से सिवड़ी जो है, अगर मैं उसी सिवड़ी की बात कर रहा हूँ तो वो 60 किलोमीटर दूर पर है यहाँ से जो है। और जिस बाउल को लेकर के बात होती है, हम लगातार यहाँ से सिवड़ी और बोलपुर की तरफ जाते रहते हैं और बाउल को जो है लगातार सुनते रहते हैं। यह जो लोक परंपराएं हैं वह लगातार जो है अ, हमारे ज़हन से किस कारण से जो है लगातार धीरे-धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं, या कैसे जो है हम उसको क्षीण होती जा रही हैं, यह हमको समझने की ज़रूरत है। मैं 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से हूँ, आज़मगढ़ से हूँ जहाँ से मैं, अभिषेक भाई भी वहीं से हैं। हमारे यहाँ माली एक समुदाय है जो फूल वितरण का कार्य करता है, और मुझे याद है बचपन की स्मृतियों को अगर मैं कुरेदता हूँ तो मुझे याद आता है कि माली बहुत सुबह, और माली जो है हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय से होते हैं, और वह सुबह 3 बजे के आसपास जो आ जाया करते थे, जब पितृपक्ष और वो जो उस समय नवरात्रि का मौसम चलता है उस समय आ जाया करते थे। और वह जो पहला फूल जो माता दुर्गा पर चढ़ावा के रूप में चढ़ता है, या पितृपक्ष में जो हम लोग अपने पितरों को चढ़ाते हैं, वह उसी माली के द्वारा दिया जाता है। जो गंगोली के बारे में जो बात होती है, जो मिश्रित व्यवस्था की बात होती है, मैं बंगाल में ही यदि हम बात करें दक्षिणी मेदिनीपुर की, तो वहाँ एक गांव है पटुआ। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के वक्त जो है वहाँ गया था, और पटुआ गांव ने जो है एक अपनी कला ही विकसित की है, और वह पूरा गांव जो है वह मुस्लिमों का गांव है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वह। और वह पटुआ चित्र बनाते हैं और उसके साथ वह गीत गाते हैं, और उस चित्र में जो है वो हिंदू जो मिथक देवी देवता हैं उनके चित्र बनाते हैं, और लंबे कागज और कपड़ों पर चित्र बनाते हैं, और वह रोल किए रहते हैं, और उसके बाद वह धीरे 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 खींचते जाते हैं, और जो जो चित्र आता जाता है उसी पर वह उसके साथ साथ गीत गा रहे होते हैं। यह एक अद्भुत कला है जिसको जो है हम बहुत सारे लोग हमारी इस नई पीढ़ी को यह कोशिश की जा रही है कि ये जो हमारी जो मिश्रित व्यवस्था है, जो संस्कृति है, जहाँ हम मिलजुल करके रहते हैं, जहाँ हम ईद भी ठीक उसी तरह से मनाते हैं, होली भी ठीक उसी तरह से मनाते हैं, जहाँ हमको यह पता नहीं रहता कि कहीं यह कुछ लिखा गया है क्या मनाने के पीछे। यह बहुत स्वाभाविक भाव है हमारे अंदर जो है। हम उसको बहुत किताबों से होकर के गुजर करके नहीं उसको अध्ययन करते हैं। यह हमारी सामाजिकता ने हमको, सामाजिकता के अध्ययन में हमने सीखा है। यह उपन्यास हमारे इसी सामाजिक अध्ययन का परिणाम है। संगीत मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा पूरे संसार में जिसको प्रिय नहीं हो। अलग तरीके का संगीत उसको प्रिय हो सकता है। रणेंद्र जी या बहाना जो खोजते हैं संगीत का, और उसके द्वारा जिस सभ्यता को वो रचते हैं, सभ्यता विमर्श को 4 पीढ़ियों के द्वारा रचते हैं, तो मैं जब अवधेश जी ने मुझे पढ़ाया, मैं जब पीछे याद करता हूँ मार्केज के उपन्यास को, एकांत के 100 वर्ष का जिसका अनुवाद हुआ, वहाँ के जब सभ्यता विमर्श को याद करता हूँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लगातार विकसित होता है, वह कितनी सारी चीज़ों को खोता है, फिर अपने समाज से सीखता है, जो उसके आसपास का वातावरण है उसको निर्मित करता है। इन सारी चीज़ों से रणेंद्र जो है संगीत के बहाने जो है वह प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से जो है एक स्वाभाविक रस जो है संगीत का, वह जो है हमारे समाज में घुला मिला है, व्याप्त है, लेकिन उसमें कड़वाहट भरने का काम किस चालाकी के साथ किया जा रहा है। खास करके जब हमको कहा जा रहा है कि यह नया भारत, आज़ादी के बाद का भारत, स्वतंत्रता के से जो विचार निकले, जो वहाँ से विचार द्वंद्व निकले, वहाँ का भारत, उससे होते हुए जब हम आज तक आते हैं तो मीडिया का खेल, कैसे वह खबरों को नियंत्रित करती है, और यही नहीं, परोक्ष रूप में वह तमाम हत्याओं में शामिल है। रणेंद्र अपने इस उपन्यास में सीधे सीधे उस हत्या को दिखा देते हैं कि वह जो शेयर खरीदता है वह जो है कि किस तरह से जो है हत्या में शामिल रहते हैं, वह जो है इन सारी चीज़ों। जब हम पत्रकारिता उसकी और यहाँ की संस्कृति और राजनीति के सामंजस्य को देखते हैं इस उपन्यास के माध्यम से, तो हम यह नोट करते हैं कि जो हमारी साझी विरासत है उसको इस तरह से खंडित करने की कोशिश की जा रही है, उसको किस तरह से जो है लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम परिणाम पर पहुंचते हैं, और जो अंत में जो एक बात कही जाती है कि पहचान की राजनीति केवल घृणा और घृणा को ही जन्म देती है, यह जो पहचान की राजनीति की चालाकियां हैं, या संकट कहिए आप उसको,
वह जो है किस तरह से हमको प्रभावित कर रही है, या उपन्यास मैं जैसा शुरू में बोला कि खींच करके हमको लेकर के आता है और यह बताता है कि दरअसल आप इस परिधि में जो परिधि, मैं बंधन के रूप में नहीं कह रहा हूँ, कि जो आपके सामाजिकता की परिधि है, जहाँ आप सकारात्मक विकास और सबके विकास की बात करते हैं, जहाँ स्वाभाविक रूप में हर कोई जी खा सकता है, इन सारी चीज़ों को वृत्ति जो है इस उपन्यास में हमको देखने को मिलती है। मैं जो है अब अपनी इस सोची समझी भूमिका के बाद उपरांत मैं अरुणेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वह आए और अपनी बात रखें बहुत ही सम्मान के साथ। उन्होंने बहुत मेरी जब इससे पहले बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि मैंने बहुत इसको 2 बार पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। तो यदि तकनीकी खामी नहीं हुई तो वह हमसे तुरंत जुड़ेंगे। यदि कोई तकनीकी दिक्कत हुई तो एक आध मिनट या 30 सेकंड लगेगा, वह जुड़ जाएंगे। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय उमेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वागत है सर। आवाज आ रही है रघुवंश? हाँ, आ रही आ रही आ रही आ रही है, थोड़ा लेट जा रही है, जी, लेकिन जी। जब कंटिन्यूटी में बोलेंगे तो शायद ठीक हो, है ना? हाँ, हाँ, ठीक रहेगा, ठीक। हाँ, हाँ। धन्यवाद यदुवंश, तुमने बहुत अच्छी भूमिका बांधी इसकी, वैसे अच्छे हो। रणेंद्र भाई, अभिषेक जी, जो लोग भी से हैं, दरअसल भाई एक बात पहले कह दूं, ऐसे उपन्यास पे चर्चा कराओगे तो इस तरह की तकनीकी दिक्कतें आएंगी ही, ठीक है ना? दूसरा ये है कि जब हम उपन्यास पढ़ते हैं, ठीक, तो पूरा उपन्यास की बात शुरू करते हैं, पर बात करने से पहले एक बात हम लोग जो जिस पर को मैं कहना चाहता हूं कि दरअसल हमारे यहाँ महाकाव्य लिखे जाते हैं, ठीक, जिन्हें रिप्लेस किया उपन्यास ने। आप देखिए कि क्रौंच वध के बाद मतलब साफ देते हैं कालिदास, है ना? सवाल यह है कि कालिदास ने बहेलिये को साप दिया क्यों? अगर वो शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या भाई? उसने क्या गलत किया जो आपने उसे साप दे दिया, है ना? तो महाकाव्य का टेक्स्ट एनालिसिस हमें बताता कि उसे इसलिए साप नहीं दिया कि उसने मार दिया था, उसे साप इसलिए दिए क्योंकि उसने मैथुन रथ या प्रेमरत जोड़े को मारा था, यानी सृजन प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई थी। सृजन प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना दंडनीय है। दरअसल गूंगी रुलाई का कोरस कम से कम ये बात बताता है आपकी अभिव्यक्ति पर है, वो भी कला माध्यमों पर। क्योंकि कला माध्यम क्या है? कला माध्यम ये करते हैं कि वो मम और ममेतर का भेद खत्म करते हैं, है ना? यानी जिसे साहित्य में पुराने समय में रस विमर्श कहा जाता था, यानी कि जिस आइडेंटिटी डिस्कोर्स की बात भाई साहब ने की है इस उपन्यास में, कि अपना एक अन्य आप बनाते हैं जो उसमें शामिल नहीं है और लोगों की तरह शामिल नहीं है, आपकी तरह का नहीं है, वो अन्य है, आपका दुश्मन है, राष्ट्र विरोधी है, जो भी आप कह लीजिए, जो अपने से इतर है वो रहने काबिल नहीं है। आप रहिए तो मैंने हमारी तरह रहिए, है ना? तो ये जो अन्य और आत्म का भेद है आइडेंटिटी डिस्कोर्स में, इस सबसे जरूरी चीज है कि एक सेल्फ के बरक्स एक अदर हो। अदर है तभी सेल्फ है, तो अदर जानबूझ के बनाना पड़ रहा है आपको। कला यही हस्तक्षेप करती है और वो दरअसल इस सेल्फ और अदर के भेद को खत्म करती है, यानी मम का ममेतर का मम हो जाना या मम का ममेतर हो जाना, ठीक है? यही कला की ऊंचाई है।
पूरा उपन्यास दरअसल यही कोशिश करता है कि सेल्फ और अदर के मतलब डिवाइडेशन को खत्म कैसे किया जाए, है ना। और इस बात की पहचान करता है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो ये कर रही हैं। दो बात है, देखो कला की सत्ता जो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट सत्ता होती है ना, और उसका प्रसार लोगों में ज्यादा होता है। इसीलिए सत्ता हमेशा, चूंकि ये जानती है ना कि आप कला का दमन उस तरह से नहीं कर सकते। मान लिया कि इस्लाम में हराम कर दिया गया संगीत को, लेकिन वही जो उपन्यास में आता है आखिर छोड़ा किसने? रूमी ने कहा कि तो बहुत आध्यात्मिक रूहानी ऊंचाई है ना, तो छोड़ता कोई नहीं। तो सत्ताएं जानती हैं कि कला पर आप उस तरह से नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए अब वो क्या करते हैं कि हिंसा तो अपनी ही जगह, उसे अपने हिसाब से पहले अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं कि फलाने के समर्थन में 50 लोग चिट्ठी लिख देंगे, है ना, कि बस यही अच्छे हैं। ये जो चीज, जो डायलेक्टिक्स चलता है कला की दुनिया में, ठीक यही दरअसल कलाओं की ताकत को भी दिखाता है ना। क्योंकि रणेंद्र भाई का ये उपन्यास है तो वैसे संगीत पर, ठीक, लेकिन कम से कम उस संगीत पर बात करते हुए कुछ उन चीजों की तरफ ले जाता है हम लोगों को जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, जिस पर बात मैं इसलिए भी आना चाहता हूं। ये एक अलग बात है कि वली दकनी का मजार का ढाया जाना एक पूरी गंगा जमुनी तहजीब का ढाया जाना रहा, क्योंकि प्रतीक तो समय को बांध लेते हैं। वो काल की दीवार पर लिखे गए कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जो उसमें बद के अमरता पा जाती है, इसीलिए प्रतीकों पर हमले होते हैं। आप ताजमहल को कहेंगे शिव मंदिर है, आप फलाना चीज को कहेंगे कि काबा के पत्थर को कहेंगे यहाँ तो ये लोग करते नहीं, यहाँ काहे चूम रहे हैं, या किसी भी तरह किसी भी जाति धर्म में ये बात हो सकती है। ISIS का जिक्र आया है, ये सारी चीजें हैं, ठीक। लेकिन दरअसल जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है जिसकी तरफ भाई साहब ने इशारा किया है, और दरअसल ये मेरी बात ही नहीं है, दरअसल ये बात है अवधेश मिश्र जी की, जिसे मैं कि वर्तमान मतलब सभ्यता में, इसे हम लोग आधुनिकता या पूंजी कहते हैं, उसने कलाओं के पार्टिसिपेटरी स्पेस को खत्म किया है ना। आप इस बात पर यकीन मान लीजिए, तय हो जाइए कि भारतीय भाषाओं में, हिंदी में तो मैं खास करके जानता हूं, आथर शब्द के लिए क्या है भैया, उसका अनुवाद क्या है? राइटर के लिए लेखक है, क्रिएटर रचयिता के लिए मान लीजिए, ठीक, पोएट भी है। आथर के लिए क्या है? ये जो आथरशिप, ये मेरा है, आप इसका मूल्य चुकाइए, मुझसे अनुमति लीजिए, ये मेरी संपत्ति है। इसने क्या किया कि पार्टिसिपेटरी स्पेस खत्म किया है कलाओं। ये इसको यूं समझो कि मान लिया एक ही पद है, मतलब कबीर के नाम से भी है, गोरख के नाम से भी है, किसी कोई आपत्ति नहीं। रामचरितमानस में, रामायण में तमाम तरह की चीजें, पता चला कि बंबई छापा जो आता था उससे पहले जो रामायण छपती थी, गीता प्रेस से पहले रामचरितमानस, वो उसमें 8 कांड आते थे, उसमें लोग कुछ कांड भी होता था। बाद में उसे कह दिया गया 6 पे का हटाएगा। हाथरस वाले जो लिखा रामायण, रामचरितमानस में, रामायण जो कहते हैं, उसमें उन्होंने राम कलेवा का वर्णन किया जो रामचरितमानस में नहीं है। तो ये बताता है कि कैसे लोग इंटरवेन करता था आपका, और किस तरह से चीजें सामूहिक मतलब उससे बोध से चलती थी, यानी एक पार्टिसिपेट करते थे लोग, अपने ढंग से हस्तक्षेप करते थे। ये प्रक्रिया आप लोग गीतों में देखेंगे। भाई साहब ने बाउल गीतों पर ये उसमें टिप्पणी की है कि बंगाल का भद्रलोक जो है बाउल वालों पर क्या सोचता है, इनको आना ही नहीं चाहिए, ये वहां के लोग हैं, इन जिलों को बंगाल नहीं माना जाता था। तो दरअसल ये वही दौर है जब नवजागरण शुरू होता है, और बंगाल का भद्रलोक जब पश्चिम के उस संपर्क में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेटरी राइटिंग की, पार्टिसिपेटरी पार्ट का जो परंपरा थी वो नष्ट होती है, वो धीरे धीरे खत्म होते हुए आथरशिप पे आ जाती है कि कोई लिख दे कि नहीं बचाएगा दुनिया को, तो इस पर भी 4 कवियों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है, सामान्य वाक्य पर भी। तो ये जो पार्टिसिपेटरी स्पेस है, इसने जाति, धर्म, मजहब, तमाम चीजों की दीवार को तोड़ा। इसीलिए भरथरी संगीत बजाने वाले,
बानिया गाने वाले सबका जिक्र आया है उसमें, ठीक, जो गोरख बानी गाते थे। वो जाति धर्म उनके बीच कोई मामला ही नहीं था। वो बेचारे जो है भगवा वस्त्र पहनते हैं, गेरुआ, ठीक, अब गेरुआ पहन के वो जाते हैं, वहां उनकी लिंचिंग हो जाती है, भीड़ मारने लगती है बाद में। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने फर्टाइल एलिमेंट से कट गए। एक तो लोक से कटना आपको हमेशा गड़बड़ करेगा, है ना। और जितना आप लोक से कटते हैं, जितना आप लोक से कटते हैं, उतने ज्यादा जो है और उसका द्वंद्व जो है भाई साहब ने इसमें जिक्र किया है कि कैसे संगीत उससे निकलते हैं। तो जैसे मान लिया उससे थोड़ा बाहर आए तो बाद में मार्केट आपको अपने हिसाब से चलाता, वो आपकी चीजें तय करता है ना। लेकिन उस पर आने से पहले जो एक बात समझ लेने की जरूरत है कि ये सब दरअसल इतना आसान नहीं है। एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति उसमें कि दंगों की सूचना तुमने आपके एक तारे को हो जा के मरने की क्यों नहीं हुई। उनका जवाब बहुत मानीखेज है। वो कहते हैं बेटा, जब कभी कभी कुछ होता था तो एक तारा भी पहचान लेता था, अब तो ये रोज में शामिल है ना, तो उसकी तरंगे ये भी नहीं भाप पा। दरअसल हिंसा के हमारे दैनिक रूटीन का हिस्सा होता जा रहा है। दुर्गति क्या होगी कि पतजीवी अंधेरे में का वो जो स्वप्न दृश्य है ना, कि सबसे आगे वो डोमा जी उस्ताद, वो मैंने अब पूरा सार्थक होकर के सामने दिखने लगा है। तो कला, मैंने कला की भी अपनी लिमिटेशन बताते हैं भाई, कि मानवीय हस्तक्षेप से ही कला ज्यादा सुंदर बनती है। और मानवीय हस्तक्षेप ये हो गया है कि उसे इतना बिगाड़ेंगे कि धर्म के नाम पर कच्छप पूजा समिति जो कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, जगह जगह, यानी सब ताकतें जिन पे हमलावर होती हैं वो दरअसल कला ही है, कलाकार हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि उनके लिए जाति धर्म इस तरह की चीजें, कोई लकीरें, कोई मायने नहीं। सबसे बड़ी जैसे प्रियम्बल पढ़िए किताब भगवान की अंता कथा, उसमें वो कम से कम एक साझे इतिहास बोध की वकालत करते हैं कि इस भारतीय उपमहाद्वीप का एक साझा इतिहास है, एक साझा इतिहास। जो देखिए, इतिहास लेखन हमेशा एक पॉलिटिकल, एक सांस्कृतिक, खासकर कलाओं के उसमें किसका ये इतना है कि आप इसको अलगा नहीं सकते हैं। बनारस के बड़े उदाहरण है, खास करके बिस्मिल्लाह खान वाला उदाहरण है, ठीक। मैहर में वो जहां वो जाते हैं, उनको मंदिर वो बार बार माता माता पुकारते हैं, विवेकानंद ने किससे शिक्षा ली, ये सारे प्रसंग आए हैं। इसका मतलब ये है आज हम करते हैं उसको बनाने में दरअसल साहित्य और कलाओं का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। उन्होंने ही उस सेकुलर फैब्रिक्स को बनाया है जिसको हम कहते हैं कि ये जान है हमारी, ठीक। सवाल ये कि सेकुलर फैब्रिक्स को तोड़ने के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब सवाल यह है कि इतने नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। आप देखिए कि हर एक मोमेंट पर उनकी आपके नजर रहती है। वो तकनीक का भी, जहां अब्बा हुजूर को लगता है, मान लिया नानू को, कि ये मैंने तकनीक कहाँ ले जा रही है, इसके साथ जाएंगे तो आप ये होगा, उनका अपना डर है मार्केट जो कर रहा है। और जिस तरह की चीजें दिख रही हैं सेवन सिस्टर्स वाले में, सिस्टरहुड वाले में, ये सब अपनी जगह है। लेकिन सवाल ये है कि एक बार जब वो कहता है कि इनसे हम ऐसे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो 2-3 कदम हमसे और आगे हैं, तो प्रिंट से लेकर के तमाम चीजों का सहारा लेता है। तो ये जो लड़ाई है कि हमको दरअसल एक साथ कई स्तरों पे लड़ना है, जिसको जैसे दरीदा ने कहा ना कि हमें बाइनरी को उलट देने की जरूरत है, यानी सुर और शोर की बाइनरी को भी अब उल्टे जाने की जरूरत है। सिर्फ क्लासिकल संगीत, या मान लीजिए कि
जिसको कहते हैं ना, जिसके बीच में ये उपन्यास बात करता है कि बिना पार्टिसिपेटरी स्पेस के वो चीजें नहीं चलेंगी। सवाल ये है कि उपन्यास कम से कम आपसे इस तमीज की उम्मीद करता है कि एक धारदार चीज है, वो विज्ञान आपको बताएगा कि ये काटेगा, काटना इसका धर्म है। अब आप उससे गला काटेंगे या कुछ और करेंगे, ये आपके विवेक का मामला है। हथियार वही है ना, जंग भी लड़नी हमें और जंग हथियारों पे है। हथियार वही हैं, वो उनके पास जो है वही सोशल मीडिया उनके पास है, वही सोशल मीडिया आपके पास है। आपको क्या अपनी टेक्निक बदलनी होगी? नहीं बदलेंगे तो क्या कलाकारों की नियति हत्याग्रस्त हो या मृत्यु का वर्णन करते रहे? जैसे आप देखेंगे, उपन्यास की एक अच्छी खासियत ये होती है कि वो डिटेलिंग्स में जाता है। और रणेंद्र भाई को इस बात के लिए बधाई कि अगर आप एक रूपता या एक रैखिकता का विरोध कर रहे हैं कि चीजें एक सी नहीं होनी चाहिए, बहुलतावादी चीजें चाहिए, तो कम से कम भाषिक स्तर पर आपने बहुलता को जो है पर्याप्त स्पेस दिया है। एक तो बहुत अच्छे अच्छे शेर है कि जैसे जो भी आए हैं बैठे हैं तेरे पास, मैं कहां तक तेरे दामन से खिसकता फिरूं, कुछ ऐसा है। ठीक। तो एक तो शेरो शायरी बानियां, इनका जो उपयोग किया, आपके स्थापत्य में अगर वो मिश्रित कल्चर नहीं आ पाया है, और आप सोचे कि आप बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी में गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करेंगे, तो दरअसल बड़ी विडंबना होगी। कम से कम रणेंद्र भाई इस चीज से निपट ले गए हैं। उन्होंने भाषा के स्तर पर और अपने स्थापत्य के स्तर पर वो चीज ले आए हैं। और भाई अगर मैं बीच में कट जाऊं तो चिंता मत करना, फिर उनको बुला लेना। हाँ। आप जुड़े हुए हैं, अभी कटे नहीं हैं। मुझे ये लगता है कि उनको कुछ पूर्वानुभूति थी कि वो कट सकते हैं, इसलिए जो है ये घोषणा करके जो है वो अ, निकले हैं। शायद जो भी है, लेकिन बहुत बहुत बेहतरीन जो है चर्चा जो है रमेश जी के द्वारा इस बात पे हो रही थी। और अ, वह लोक और साहित्य की जो है परंपरा जो बहुत पहले से जो चली आ रही है, और उन जगहों से खींच करके लेके आते हैं और वहाँ से इस पूरे उपन्यास और संगीत गीत की बात जो चर्चा कर रहे हैं वहाँ से समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं। और ये सही बात भी है। प्रत्येक जो जो भी समाज है, अगर हम यह माने तो यह आपको सभी को हमको मानना पड़ेगा कि वह कलाकार ही है जो हमारे समाज का सच्चे रूप में रचने की कोशिश कर रहा है। जो जिसके मतलब अब यह तय करना पड़ेगा कि अ, वह कलाकार कौन से हैं, क्योंकि कुछ कलाकार तो बनाए जा रहे हैं, कुछ पार्टीगत कलाकार हैं। लेकिन जो हमारे लोक से कलाकार जो आए, जिनके कुछ उदाहरण जो मैंने शुरुआत में भी दिए थे, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सीधे तौर पर देखा है कि उनके अंदर इस तरह का कोई, जो मैंने कहा कि जो हम अकादमिक जगत में या पाठ्य पुस्तकों से होते हुए, तमाम वैचारिक पुस्तकों से होते हुए जो सारी चीज़ें सीखते हैं, जो हमको लगातार कोर्स में और लगातार हमको अपने अध्ययन और शोध के दौरान जो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वह बहुत ही सहज रूप में हमारे इन कलाकारों और इन समाज की वृत्तियों में बहुत आसानी से जो है प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान बस यही देना है कि जिस तरफ रणेंद्र हमको खींच करके ले जाते हैं इस उपन्यास के मार्फत, कि हम जो है बहुत सारी चीज़ों को कैसे छोड़ दे रहे हैं, जब जिस दौर में हमको, और वह छोड़ा कैसे जा रहा है, वह दरअसल आप नहीं छोड़ रहे हैं, वह आपसे कोशिश करवाई जा रही है कि आपके सामने एक स्पीडी दौर लाया गया है, जहाँ पर आप 4G जो है, अब जो अरुणेश जी बोले कि इस तरह का उपन्यास लिखेंगे तो तकनीकी खामियां तो होंगी ही, जहाँ पर आपको लगातार स्पीड और इन सारी चीज़ों से आपकी योग्यता की जा रही है कि आपके पास 4G 5G होनी चाहिए, बुलेट ट्रेन के दौर, इस तरह की जो गति जो आपके, आप अगर ठहरे तो आप पीछे हो, लेकिन अगर आप ठहरेंगे नहीं
तो आप दरअसल अस्थाई भी नहीं होंगे। वह जो ठहराव है, जो ठहर करके सोचने की बात है, रणेंद्र हमको इस उपन्यास के मार्फत से यह बताते हैं कि और इसीलिए जो वो अपना जो प्लॉट जिसकी चर्चा जो है उमेश जी कर रहे थे कि वह जो प्लॉट इस तरह का रखते हैं, और एक रचनाकार के तौर पर वह काफ़ी सचेत हैं। वह अपने भाषा के तौर पर सचेत हैं, अपने पूरे जो रचनात्मक कलेवर है उसके तौर पर बहुत सचेत हैं, और इन सारी चीज़ों को उस अद्भुत सामंजस्य के साथ वो पिरोते हैं। जो यह बात है कि अरुणेश जी जो बात कही कि लोक से जब कोई जो कट जाता है, जब लोक से जब आप कटने लगते हैं तो दरअसल सबसे ज्यादा अपनी क्षति कर रहे होते हैं। जो स्वाभाविकता है लोक में जो व्याप्त है, वह दरअसल निश्चित रूप में जो है आपके जिस सर्वांगीण विकास को जो हम कहते हैं, और जो आजकल हमको अलग अलग अनुशासनों से बहुत जबरदस्ती बताए जाने की, समझाए जाने की कोशिश की जा रही है, वह जो है अपने व्यापक रूप में लोक में व्याप्त है। वहाँ से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा समझे तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और संगीत के बहाने रणेंद्र जो है इस उपन्यास में हमको यह समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैं जो है पूर्वोत्तर की तरफ चलता हूँ, मध्य भारत की तरफ से, और अभिषेक भाई को आमंत्रित करता हूँ। वह वहाँ शाम बहुत पहले हो जाती है, सुबह बहुत जल्दी होती है, और वह अभी तक अपने कार्यालय में, हालांकि उनकी आदत है, उनसे कभी बात होती है तो बोलते हैं कि बस अभी कार्यालय में ही हूँ, निकल रहा हूँ। आधी आधी रात या सुबह भी हो जाती है उनको, अपने ऑफिस में ही बैठे हुए हैं वह। और अब मैं बहुत ही प्रेम से, बहुत ही स्नेह के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वह आए और अपनी बात रखें। अभिषेक भाई। बहुत बहुत धन्यवाद यदुवंश जी। सबसे पहले मैं यदुवंश प्रणय के लिए परिवर्तन पत्रिका और उसके संपादक महेश सिंह के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस महत्वपूर्ण उपन्यास पर, हमारे दौर के एक महत्वपूर्ण रचना पर अपनी बात कह सकूं। इसका अवसर आपने मुझे मुहैया कराया। बिना किसी लाग लपेट के शुरू में ही दो तीन बातें मैं कह दूं। एक दो बातें, एक तो ये कि रणेंद्र जी मेरे प्रिय कथाकार हैं, तो किसी को ये भी लग सकता है कि मैं जो है मैंने भाई किसी को बायफनेस भी लग सकती है, लेकिन मैंने जो बातें सोची हैं और इस उपन्यास को पढ़ते हुए जो मुझे लगा है, इस उपन्यास को नहीं, रणेंद्र जी की सारी रचनाओं जब मैं उनको पढ़ता हूं तो मैं कभी उनकी किसी एक किताब को केवल उसी किताब के तौर पर नहीं देखता। एक लेखक की जो पूरी मानसिकता है वो कैसे निर्मित होती है, इसको अगर पढ़ते समय उसकी किताब को ध्यान में रखना है तो आपको सारी किताबों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो गायब होता देश भी मेरे दिमाग में थी, ग्लोबल गांव के देवता भी थी, और दोनों कहानी संग्रह भी थे, कविता संग्रह भी था, ताकि मैं समूचे तौर पर यह समझ पाऊं कि ये बात कहां से बन रही है, कहां से खुलेगी। दूसरी बात, शुरू में ही कह देना चाहूंगा कि मैं कोई भाषण देने नहीं जा रहा हूं। कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको मैं उल्लिखित करूंगा, इनसे शायद कुछ बातें स्पष्ट हो पाए। अध्यापक हूं, इसलिए कुछ एक एक सूत्र में कुछ कहने की कोशिश करूंगा खंड खंड में। इसको अगर भाषण की तरह सोचेंगे तो थोड़ा बोर हो जाएंगे, थोड़ा उबाऊ लगने लगेगा, लेकिन ये मैं एक एक बातें जो मुझे समझ में आई हो मैं कहना चाहूंगा। इस उपन्यास को पूरी तरह जब आप पढ़ लें, एक पाठक के तौर पर, एक सामान्य पाठक के तौर पर, तो एक बात जो सबसे प्रोमिनेंटली उभर कर आती है वो ये कि भारतीय समाज में कुछ ठोस बदलाव हो गया है। ये उपन्यास, इसके लिए आपको किसी दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर इस किताब को पढ़ते हैं, इस उपन्यास को पढ़ते हैं, तो आपको ये बात साफ तौर पर पता चल जाएगी कि भारतीय समाज में कुछ ठोस बदलाव हुए हैं, और ये पिछले 6-7 सालों में नहीं हुए हैं। मैं इसको बहुत ठोस तरीके से, बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि ये कोई 6-7 साल, 8 साल का मामला नहीं है, ये पिछले 25, 30, 40 सालों में हुआ है। और ये उपन्यास इसकी तस्दीक करता है। मोरी झापी की बात करना, नेल्ली की बात करना, और वहां से वली दखनी तक आना। वली दखनी की मजार एक दिन में दफन नहीं की गई, वली दखनी की मजार को एक दिन में नेस्तनाबूद नहीं किया गया। ये एक समय लगा है इसके होने में,
और उन सारी चीजों को इस उपन्यास को पढ़ना, उन सारी चीजों से गुजरना है। वली दक्कनी की घटना से एक बहुत प्रसिद्ध गायिका वली दक्कनी के याद में वह एक कार्यक्रम करती है, और उसमें एक घटना होती है और एक प्रसिद्ध गायिका शॉक्ड हो जाती है, रागेश्वरी देवी, और वो गा नहीं सकती। फिर उसके बाद बहुत समय तक उन्होंने गाया नहीं। ये एक रागेश्वरी देवी की बात नहीं है और एक वली दक्कनी के मजार के ध्वस्त होने की बात नहीं है। हमें याद है लखनऊ में हमारे मजाज की मजार भी तोड़ दी गई है, मजाज लखनऊ की मजार भी तोड़ दी गई है। तो इसको जो है मेरी समझ से ये पहली रचनात्मक कृति है। यदुवंश, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। मेरी समझ से पिछले दिनों में ये पहली रचनात्मक कृति है जो इस बात पर केंद्रित है कि इस बदलते 30-40 सालों में जो बदला है, इसका असर कलाओं पर क्या हुआ है। सामान्य तौर पर हम इसको समाज पर जो असर होता है उसको हम रेखांकित करते हैं, रचनाएं भी रेखांकित करती हैं, कविताएं, कहानियां भी, लेकिन कलाओं पर इसका क्या असर हुआ है, एक कला पर नहीं। यहाँ संगीत की बात जाएंगे उपन्यास के रेसे में, तो संगीत के माध्यम से सारी कलाओं की बात। और किसी और का माइक ऑन है क्या? हाँ, अभी ठीक है। जब 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 हम इस उपन्यास को देखेंगे तो ये पता चलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहली कृति है जो इस बात को चिन्हित करती है कि कलाओं पर इसका क्या असर पड़ा है। अब एक और बात, दूसरी बात, इसी तरह से आप लोग इसको नाराज मत होइए, मैं थोड़ा इसको खंड खंड में ही कहना मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगती है और जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, इसके 38वें अध्याय के शुरू में कुछ पंक्तियां हैं और एक साधारण पाठक उसको पंक्तियों की तरह पढ़ता जाता है। मैं जब उनको पढ़ रहा था तो मुझे याद है कि गायब होता देश में भी इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल, इसी शैली का इस्तेमाल रणेन जी ने किया। गायब होता देश के बारे में मैं साक्ष्य पूर्वक नहीं कह सकता, किंतु इस उपन्यास में इन पंक्तियों का एक विशेष महत्व है, एक विशिष्ट महत्व है। क्या है वो? यहां ये पंक्तियां क्यों विशिष्ट हो गई हैं? इसलिए क्योंकि यह उपन्यास किसी एक बड़ो नानू या किसी एक अब्बू की कथा तो है नहीं। परिवार तो एक परिवार है जो हमें दिखता है, जिसके साथ घटनाएं होती हुई हमें दिखती हैं, लेकिन उसके आगे पीछे का जो पूरा समाज है, पूरा देश है, पूरा एक उपमहाद्वीप है, एक 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 जो सामूहिक चेतना है, इन सब के बारे में है ये उपन्यास। और क्या कोई ऐसी रचना जो सामूहिकता के स्वप्न को लेकर रची गई है? आप इसके शीर्षक को देखिए ना, कोरस है, यहां एकल गान नहीं है, गूंगी रुलाई का कोरस है। ये कोई एक आदमी के रोने, उसके विक्षिप्त होने, उसके हताश निराश होने की कथा नहीं है। और जब इस जब सामूहिकता के स्वप्न पर हम कुछ लिख रहे होते हैं या स्वप्न पर चोट पहुंचती है, तो क्या रणेंद्र अकेले रचनाकार हैं जिन्होंने इस सामूहिकता के स्वप्न को देखा? नहीं। इसके पहले इस सामूहिकता के स्वप्न को इस उपमहाद्वीप में हजारों लेखकों ने देखा, और यही रणेंद्र जी की खासियत है कि उन्होंने उन रचनाकारों की रचनाओं का जिक्र करके अपनी रचना को एक तरह से उसकी सीरीज में रख दिया, उसकी परंपरा में रख दिया। आप देखिए कि वो केवल वो पंक्तियां केवल इसलिए नहीं है कि हाँ उस अध्याय का, मेरी समझ से उस अध्याय की जो कथा है वो उन पंक्तियों से जुड़ती है। यह एक तरह का कृतज्ञता है कि मैं जो कथा कह रहा हूं, मैं जिस सामूहिकता की कथा कह रहा हूं, मैं जिस सामूहिकता के स्वप्न की बात कर रहा हूं, मेरे पहले बहादुर शाह जफर ने यही कहा, मेरे पहले वली दक्कनी ने यही कहा, मेरे पहले तमाम लोगों ने यह कहा है। मैं अलहदा नहीं हूं, अकेला नहीं हूं, और इसलिए ये पंक्तियां इस उपन्यास में बहुत विशिष्ट हो जाती हैं। इसी से जुड़ी हुई अगली बात, तीसरी चौथी अब कहना ठीक नहीं है, नंबर भूल जाऊंगा मैं। इसी से जुड़ी हुई अगली बात जो है वो है निरंतरता की। जब ये बात मैं कह रहा हूं कि ये एक निरंतर चलने वाला स्वप्न है, एक निरंतर चलने वाली चिंता है, तो वह निरंतरता इस उपन्यास के हर पात्र में दिखती है। देखने के लिए
समझने के लिए मैंने कहा कि ये उस्ताद अलाउद्दीन और उस्ताद महताबुद्दीन के खानदान की, उनके उनके नस्लों की कहानी है। लेकिन ये किसी एक उस्ताद की बात नहीं है, ये किसी एक मौसीकी मंजिल की बात नहीं है। ऐसी मौसीकी मंजिल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के भारतीय उपमहाद्वीप में हर जगह है। ये मौसीकी मंजिल किसी एक आदमी ने नहीं बनवाई है। ये मौसीकी मंजिल इस हिंदुस्तान की रवायत ने बनाई है, और ये एक दिन में नहीं बन गई। किसी एक अलाउद्दीन खान का निर्माण एक दिन में नहीं हो गया, महताबुद्दीन खान का निर्माण एक दिन में नहीं हो गया। ये सब कुछ धीरे धीरे निरंतरता में हुआ है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि यह एक परिवार की कहानी लगती है, एक मकान की कहानी लगती है, एक शहर की कहानी लगती है, लेकिन यह असल में प्राइमरली भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी है, की कथा है, और लार्जली आप देखें तो दुनिया की कथा है। आखिर किन चीजों से बनी है ये दुनिया? किन चीजों से बनता है कोई भी समाज, वो भारतीय समाज हो, अफगानी समाज हो, अरबी समाज हो, अफ्रीकी समाज हो, जिन मूलभूत धागों से, जिन मूलभूत सूत्रों से, रेशों से बनता है कोई समाज, ये रचना उस रेशे को छूती है। और इसीलिए यह लार्जली आप देखें व्यापक तौर पर तो यह किसी एक मौसीकी मंजिल की कहानी नहीं है। हो सकता है नाइजीरिया में कोई मौसीकी मंजिल हो जिसको एक संगठन ढहा देने पे आमदा हो। ये इसका, इस रचना का महत्व है। रणेन जी ने एक जो मैंने कहा ना कि संगीत कला पर क्या प्रभाव हुआ है, उसको उस पर ये शायद पहली किताब है। भारतीय संगीत को उन्होंने माध्यम बनाया, और शुद्ध अशुद्ध की एक बहस इस उपन्यास में हमें दिखाई देती है। मैं उनके दो अन्य रचनाओं को भी, मैंने उनकी सारी रचनाओं को पढ़ा हूं, तो उसमें ये शुद्ध अशुद्ध वाली बहस उनके पहले की रचनाओं में और कहानियों में भी दिखाई देती है। आखिर कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है? कैसे तय होगा कि कौन शुद्ध और कौन अशुद्ध है? हम अगर मुसलमानों के संगीत को बाहर कर दें, मुसलमानों को बाहर कर दें, हम ईसाइयों के संगीत बाहर कर दें, ईसाइयों को बाहर कर दें, हम शकों और हूड़ों का क्या करेंगे? हम उनका क्या करेंगे जो जो भारतीय सभ्यता में जिनका संगीत, जिनका रहन सहन, जिनका खान पान मिल गया, उनको कैसे अलग करेगा? और ये इस बात को कितनी बढ़िया से, मैं उस पंक्ति को बार बार, रणेन जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उसको बार बार घर में दोहराता रहा कि सबसे अधिक दोष तो कृष्ण कन्हैया का है, सबसे अधिक दोष उनका है। आप सोच के देखिए कि रसखान उसका गुण गा रहे हैं और एक उधर मीराबाई उनका गुण गा रही है। सबसे अधिक दोष तो उस कान्हा का है जिसने भारतीय समाज के विपरीत ध्रुवों को, कई बार विपरीत ध्रुवों को एक साथ मिला दिया, एक जगह खड़ा कर दिया। एक आदमी कह रहा है कि मैं कदम्ब की डाल पर चिड़िया बन के रहना चाहता हूं, दोबारा जन्म लेना चाहता हूं, और वह भारतीय समाज। ये उपन्यास ना एक एंटीथीसिस है एक्चुअली। ये जो अभी चल रहा है इस समय, जो हमारे समाज में जो चल रहा है, जो एक गढ़ी जा रही है, एक पूरा इतिहास खड़ा किया जा रहा है, और उसके पीछे एक दर्शन भी खड़ा किया जा रहा है। ये बड़ी रोचक बात है कि सुवारियन सेना जो रूपक है, उसके मान लीजिए उसी के लोग, तो वो लोग ना एक दर्शन भी खड़ा कर रहे हैं। तो ये उनकी क्षमता की दाद देनी पड़ेगी कि वे दर्शन भी खड़ा करने की क्षमता है उनमें। वो एक इतिहास खड़ा कर रहे हैं, उसके पीछे एक दर्शन खड़ा कर रहे हैं। और ये उपन्यास उस दर्शन का कैसे जवाब दे रहा है, कैसे उसकी एंटीथेसिस खड़ा कर रहा है? तानपुरे से, बाउल के गीतों से, गोरखनाथ की वाड़ियों से। इससे ज्यादा सुंदर बात क्या होगी? ये कोई भाषण नहीं है, ये उपन्यास केवल एक रेटोरिक नहीं रखता है। वो संगीत के माध्यम से बहुत ही मनुष्य का जो सबसे नाजुक रग है, उसके माध्यम से उस सबसे बर्बर और सबसे हिंसक तर्क को की एंटीथेसिस खड़ी की है रणेन जी ने इस उपन्यास में। ये बात इस उपन्यास को महत्वपूर्ण बनाती है। अमीर खुसरो और गोपाल नायक दोनों का जिक्र एक साथ आता है। कैसे अलगा देंगे आप दोनों को? यह परिवार जिसकी कहानी है,
यदुवंश अगर समय हो जाए तो आप बता दीजिएगा मुझे। हाँ नहीं और आप करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। यह परिवार जिसकी ये दास्तान है, मैं सोच रहा था कि जोगी और बाउल, इसमें सब है, इस परिवार में सब है। अगर कोई हिंदुस्तानी आदर्श परिवार हो सकता है, अगर कोई सच में गंगा जमुनी तहजीब है, तो मौसीकी मंजिल में रहती है। और जैसा कि मैंने कहा कि हर जगह एक मौसीकी मंजिल है, एक बाउल है, एक जोगी है, शास्त्रीय गायन करने वाले लोग हैं उस परिवार में, और वहां से ये एंटीथेसिस खड़ी होती है। अब ये जो समाज है बदल रहा है 30-40 सालों का, जिसका मैंने जिक्र किया। अगली बात इसमें जोड़ रहा हूं मैं, एक समंदर है, मान लीजिए हम सब समंदर के किनारे खड़े हुए हैं, रहे हैं, देखे हैं, ढेर सारी लहरें उसमें आती रहती हैं। ऐसे ही हमारा समाज है, ढेर सारी लहरें उसमें, समय की लहरें, विचारधाराओं की लहरें, विद्रोहों की लहरें आती रहती हैं उसमें। एक उपन्यासकार होने के नाते आप इतिहासकार नहीं हैं। एक इतिहासकार क्या करता है, उन लहरों को अलग अलग चिन्हित करके या फिर कुछ मोटी प्रवृत्तियों को लेकर इतिहास लिखता है। उपन्यासकार का काम यह नहीं है। अगर रणेन जी ने इन 30-40 सालों का इतिहास अगर लिख दिया होता, जो ये डेवलपमेंट हुआ है, जो ये जो नफरत और हिंसा की का जो संगठनात्मक विस्तार हुआ है, अगर उन्होंने केवल इसका इतिहास एक रख दिया होता, तो ये उपन्यास का कमजोर पक्ष हो जाता। हुआ ये है कि जो ये लहरें आ रही हैं, इनमें उन विशिष्ट लहरों की पहचान कर लेना और पहचान करके उनको लिख देना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, बजाय कि आप एक इतिहास लिख दें उनका। इनके बीच में बहुत 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 सूक्ष्म मामला है ये। आप देखिए, मैं इसको क्यों कह रहा हूं, मैं अपनी बात पता नहीं कन्वे कर पा रहा हूं नहीं। मेरे लिए ये बहुत आसान है, मैं अभिषेक के लिए ये बहुत आसान है कि मैं सुवारियन सेना और कच्छप जो दल है, कच्छप रक्षक दल है, उनके बारे में मैं कुछ एक स्पीच लिख दूं, एक भाषण दे दूं, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। लेकिन जैसे उन्होंने उसको रखा है वहां पे, वो लाजवाब बात है। आप बिल्कुल सहजता से ये जान जाएंगे कि यह संगठन कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है, किन चीजों से चलता है। और ये सब जानते हुए आपको यह इतिहास नहीं लगेगा, ये साहित्य है। ये बहुत सहजता से इस उपन्यास में आता है। अब इस बारे में कुछ और बातें मैं आगे कहूंगा, है ना, कह ही लेता हूं, ज्यादा अच्छा है। व्यक्तिगत वाले पे आऊंगा। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है रणेन जी, वो है मनरख की बात। वो इतनी बढ़िया बात लगी है कि अकेले उस पर बहुत बोला जा सकता है, कहा जा सकता है। एक चीज जो मुझे थोड़ा खटकती है, वो भी कह लेता हूं वो ये है कि भारत, इसका जिक्र हुआ है उपन्यास में, लेकिन मेरे जैसे एक पाठक के लिए हो सकता है कि ये उम्मीद मैं ज्यादा कर रहा हूं, एक्सेस कर रहा हूं कि ये थोड़ा और होना चाहिए था। वो ये कि उपन्यास ने इन सारी चीजों को बहुत खूबसूरती से दिखाते हुए एक चीज का और जिक्र किया, 2 बार किया आपने, 2 जगहों पर, 2 जगहों पर, हाँ 2 जगहों पर। लेकिन वो बातें पूरी तरह खुली नहीं। एक तो ये कि शुरू में ही हमको याद है पेज 60 के आसपास, जो है कि भारतीय संगीत के बारे में जो मदन बाउल का जिक्र आपने किया कि वो सीखने के बाद कलकत्ते गए और वहां का जो भद्र वर्ग था उसने उनको महत्व नहीं दिया, और बाउल के मन में जो निर्विकार एक भाव है, जिसको कहिए कि निर्लिप्त हो जाता है एक बाउल का मन, जिस तरह से उस मन का आदमी उस कलकत्ते के भद्रलोक में स्वीकृत नहीं हुआ, क्योंकि कलकत्ते का भद्रलोक जिस संगीत को सुनता है उस संगीत में विकार है, विकार युक्त है मामला वहां। उसमें पैसा है, उसमें मार्केट है, उसमें पद है, उसमें लालसा है। एक ही चीज, अगर एक ही शब्द कहें तो लालसा है, उसमें लोभ है उस भद्र वर्ग में। वो उस बाउल के मन में नहीं है, वो तो निर्विकार है, निर्लिप्त है, और वो वहां एडजस्ट नहीं हो पाता है, उसको अपने गांव वापस जाना पड़ता है बाउलों की तरफ।
ये जो फांक है भारतीय संगीत की, भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो फांक है, इसका जिक्र आपने किया। एक जगह और आपने इसका जिक्र किया, जब अब्बू और बाबा का जिक्र करते हुए 194 पेज पर आपने कहा, ये हिंदी के अध्यापकों जैसे बोरिंग बातचीत नहीं हो रही है ध्वंस? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, जब आपने दोबारा जिक्र किया अब्बू और बाबा की बातचीत में कि हम फेल हो गए, कि हमने इस शास्त्रीय संगीत को हम लोक तक नहीं ले गए, हमने उसको जन सामान्य तक नहीं पहुंचाया और लोग उससे जुड़ाव महसूस नहीं किए, इसमें हम फेल हो गए। मैं इन दोनों बातों का मुरीद हूं, लेकिन मैं इनको और चाहता था एक पाठक के तौर पर, क्योंकि उपन्यास में जब ये कहानी आती है, बड़ो नानू के खानदान की कहानी आती है, फिर नानू की अब्बू की कहानी आती है, इस कहानी ने बहुत खूबसूरती से इस बात को बयान किया है कि हिंदुस्तानी तहजीब क्या है। ये पूरा, और भारत कहना बेमानी है इस उपन्यास के लिए, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाना चाहिए। जितनी बार कहा जाए उसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप में की तहजीब क्या है, उसकी रवायत क्या है, इस बात को तो इस खानदान ने एक रूपक के तौर पर स्टेब्लिश कर दिया। लेकिन अगर यहीं पर जो डिवीजन है शास्त्र और लोक का, उसको आपने दो जगह उसका जिक्र किया, लेकिन मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर कि ये थोड़ा सा और स्पष्ट होता, अगर थोड़ा सा और साफ होता, तो कुछ चरित्रों की और बात खुल जाती, कुछ चरित्र और स्पष्ट रूप से आ जाते। ये एक मेरा मानना है। संगीत पर अब बाजार का जो प्रभाव है उसको तो क्या खूबसूरती के साथ चित्रित किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, सुआरियन सेना की तरह बिना किसी रेटोरिक के, बिना किसी भाषण के इस बात को कहा गया है। एक पंक्ति की बात है। लगता है कि आजकल सब्बो जी, वो शबनम जी, वो अपने मार्केटिंग मैनेजर की बात पर ज्यादा भरोसा करने लगे, पीआरओ और मार्केटिंग मैनेजर की बात पर। एक लाइन, ये एक इस उपन्यास की कुछ खूबियां भाषा के संदर्भ में है। कुछ एक पंक्तियां हैं, मौत बड़ी बेतकल्लुफी से आती, मैंने कहीं उसको लिख रखा है उस लाइन को, मौत वाली। क्या खूबसूरत लाइन, मैं आगे देखता हूं उसको। कुछ पंक्तियां इतनी सुंदर इसमें लिखी गई हैं। उसमें से एक ये है कि आप एक पंक्ति में ये समझ जाएंगे कि संगीत कैसे उसका बाजारीकरण किया जा रहा है, किस तरह से मार्केट। और वो संगीत केवल खत्म थोड़ी होगा अगर आप सब्बों को खत्म करेंगे। आप शबनम के खान को खत्म करके शबनम के बनाएंगे, फिर शबनम बना देंगे, तो ये एक व्यक्ति का ह्रास नहीं है, ये केवल एक संगीत की परंपरा का ह्रास नहीं है, एक समाज के तौर पर हमारे निष्ठुर होते जाने की कहानी है। एक समाज के तौर पर हमारे असहिष्णु होते जाने की कथा है ये। और वो इस उपन्यास में उपन्यासकार ने दिखाया है इसको। सुआरियन सेना बड़ी रोचक सेना है। वो उसके जो गुप्ता जी हैं और जो उसका रक्षक दल है, पता नहीं, इसको पढ़ते समय ना, मैं लेखक भी यहाँ मौजूद है इसलिए बड़ी हिचक होती है कुछ चीजें कहने में। मेरा मन बहुत कसक के रह जाता है कि कालिंदी की शादी उस गुप्ता से हो गई। उसके 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 चरित्र का और उसके सौंदर्य का जो शानदार निर्माण वहां उसके कमोल के ननिहाल में दिखता है। वो एक शानदार लड़की जिसने एनसीसी की है और जिसने पढ़ाई जो कर रही है बहुत अच्छी, और जो घेर लेती है कमोल को, जो बहुत आउटवर्ड है, आउटस्पोकन है, जो प्रोमिला और नजरुल इस्लाम की कहानी कहती है, उसकी शादी इस बीबी गुप्ता से हो गई, बजरंग बिहारी गुप्ता से। ये केवल कालिंदी की ट्रेजेडी नहीं है। मैं तब से शौक था कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ, और आपने आखिर में थोड़ी सी राहत दी है ये कह के कि वो तलाक लेके सीढ़ी पहुंची थी। तो मैं उस एक लाइन को मैंने घेर के रखा कि तलाक के सारे काम पूरे करके वो सीढ़ी पहुंची थी वहां पे। तो उसका कालिंदी का चरित्र बहुत क्या कहेंगे, उसमें आप देखिए कुछ जगहों पर निगेटिव लग सकता है, लेकिन मैं उसके चरित्र की एक चरित्र से तुलना करना चाहता हूं। भले ही आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा में एक चरित्र है निपुणिका, न्यूनिया।
मुझे बहुत बार कालिंदी लगी कि उसके अंदर वही उदात्त भावना है। वो जो निगेटिविटी है वो इसलिए हमको दिखाई देती है क्योंकि हम स्त्रियों के प्रति कुछ चीजों को लेकर प्रेजुडिस रहते हैं। लेकिन अगर आप कालिंदी के चरित्र को बहुत ध्यान से देखिए, उसके उसके सौंदर्य के परे जाकर देखिए, तो आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर बलिदान की वही सर्वोच्च उदात्त भावना है जो न्यूनिया क्या है, निपुणिका क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस महान उपन्यास की कैरेक्टर है। वो अपना सर्वोच्च बलिदान करती है। भारत में स्त्रियों के लिए जान देना सर्वोच्च बलिदान नहीं है, परिवार छोड़ देना सर्वोच्च बलिदान है। जान देना तो आसान है उनके लिए कंपेरेटिवली, उनके लिए ज्यादा मुश्किल है किसी किसी बात पर, वो भी वैचारिक बात पर, वैचारिक असहमति होने से परिवार छोड़ देना, ये भारतीय स्त्री के लिए बहुत सर्वोच्च बलिदान माना जाना चाहिए। और ये बात आपने उसमें लिखी है, ये मुझे बहुत ही शानदार ये बात मुझे लगी है वहां पे। सुवारियन सेना के बारे में दो बातें मैं कहूंगा। इसका जितना वो अनंत कथा है, उसकी जितनी कही जाए उतनी कम है। लेकिन वो जो गुप्ता जी हैं, उनके दाहिने गाल पे जो एक्जिमा है जिसका जिक्र आपने किया है उसमें उपन्यास में, मैं उसके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे एक बात याद आई। मैं एक डॉक्टर को मिला था करीब 5-6 साल पहले, तो उनके यहाँ कोई एक्जिमा का मरीज आया था, होम्योपैथी के डॉक्टर थे, तो वो देख रहे थे उसको, देखा वेखा, उन्होंने दवा दी। जब वो चला गया तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो बीबी गुप्ता के बारे में मुझे एकदम सटीक लगी। वो बात ये थी, उन्होंने कहा कि जिसको एक्जिमा हो जाता है हाथ में, वो हर आदमी से हाथ मिलाता है कि हमें ही क्यों हो, सबको हो जाए। और ये बात जब गाल से गाल लगाता है, ये जो प्लीजर है ना, दुख पहुंचाने का, माने मैं ही इस मानसिक बीमारी से क्यों पीड़ित रहूं, शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, इससे मैं ही पीड़ित क्यों रहूं। और एक बात बहुत अच्छी नोट की गई कि कालिंदी के से हारने का एक भाव है बीबी गुप्ता के अंदर। कितना सुंदर मनोवैज्ञानिक बात है वो, कि कालिंदी से हारने का एक मनोवैज्ञानिक भाव है गुप्ता के अंदर, जिसको वो इन माध्यमों से पूरा करता है। इन माध्यमों से पूरा करता है। वो एक्जिमा जो है वो भारतीय समाज में फैलाया जा रहा है। कुछ लोगों को हो गया और वो सबसे घूम घूम के हाथ मिला रहे हैं, बजाय कि वो उसका इलाज कराएं, बजाय कि उसका इलाज हो, कराएंगे तो कहां, बजाय कि उसका इलाज हो, वो घूम घूम के उस एक्जिमा को बांट रहे हैं। ये एक्जिमा भारतीय समाज को लग गया है असल में। और जानते हैं एक्जिमा की खासियत क्या है? ये बुखार नहीं है, एक रोग के बतौर। वायरल 7 दिन में ठीक हो जाएगा, टाइफाइड 15 दिन में ठीक हो जाएगा, एक्जिमा ठीक नहीं होता है। अगर वो एक बार, वो रोग की बात कर रहा हूं मैं, जो गुप्ता जी को है वो तो है एक बात, अगर वो हो गया एक बार तो वो हर बार होता रहेगा, उसमें खुजली होती रहेगी, पपड़ी पड़ती रहेगी, फट जाएगी स्किन और खून निकलता रहेगा। अब आप उस फांसीवादी एक्जिमे को देखिए, वो जब एक बार हो जाता है तो बहुत कड़े इलाज की और अनुशासित इलाज की जरूरत पड़ती है। अनुशासित इलाज आप 5 दिन करके नहीं छोड़ सकते। ये जो सुवारियन सेना का एक्जिमा फैला हुआ है ना, मौसी की मंजिल को घेरे में लिए हुए है, बच्चों के उस आश्रम को घेरे में लिए हुए, उस पूरे शहर को, कलकत्ता, त्रिपुरा, मुंबई, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, सबको जो कब्जे में लिया हुआ है, ये उसको एक अनुशासित इलाज की जरूरत है। बिना अनुशासित इलाज के नहीं होगा ठीक। और उसमें खुजली लगातार होती रहती है। वो एक ऐसी समस्या है, वो एक ऐसा फांसीवादी विचार है जो बिना दूसरे को संक्रमित किए रुकेंगे ही नहीं। आप लगातार उसमें चिंचिनाहट होती है, और जब आप उसको खुजलाते हैं तो वो तो एक स्वर्गिक आनंद है। अब आप इस पूरी बात से आप ये, मैं सोच रहा था कि इस हिस्से को लिखते हुए जरूर आनंद आया होगा रडेन जी को, क्योंकि आने का कारण है, आपको अगर एकदम एक सटीक बात मिल जाए एक रचनाकार के बतौर, तो क्या मजे की बात हो जाती है ये। और वो एकदम सटीक बात मिल गई बीबी गुप्ता के लिए, ये एक्जिमा की बात, जिसने सारा कुछ डिफाइन कर दिया, उसके पूरे चरित्र को
वो दाहिने गाल पर पड़ा हुआ एक एक्जिमा उसके पूरे चरित्र को डिफाइन करता है, उसकी आइडियोलॉजी को, उसके सोचने के तरीके को, और उस सोचने के तरीके के संगठनात्मक विस्तार को। विस्तार नहीं कह रहा हूं मैं, वो मंच पर कोई भाषण नहीं हो रहा है, वे संगठनात्मक रूप से विस्तृत हो रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई गौरक्षक दल एक भाषण दे रहा है किसी मंच पे और रामलीला मैदान में कोई रैली हो रही है। एक संगठन है। कितना सुंदर इसका वर्णन है उपन्यास में कि 6-7 तरह का चरण है। एक चरण कुछ, एक संगठन कुछ और करता है, दूसरा कुछ और करता है, तीसरा कुछ और करता है। इसका जो संगठनात्मक, तो ये सारी चीजें उस एक रूपक के माध्यम से सॉल्व हो गई हैं। तो मैं खुद ही जब पढ़ रहा था उसको तो मुझे लगा कि बस एक जिमा कह दीजिए तो बाकी सारी बातें तो अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या क्या हो सकता है सुआरियन सेना के लोगों के साथ। एक चीज जिससे मैं शुरू में डर रहा था, लेकिन बाद में मुझे लगा, शुरुआती बिल्कुल चरणों में उपन्यास के, उपन्यास बहुत एक ऐसी विधा है जो कि बहुत सारी चीजों को समेटती है, बहुत बड़ी विधा है। लिखने के हिसाब से देखिए तो, कला के हिसाब से देखिए तो, विधा के हिसाब से तो उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। उसमें कई बार वो 50-60 इतने भी हो सकते हैं। आप युद्ध और शांति को देखिए तो सैकड़ों पात्र हैं 1500-1600 पेजों में। तो उसमें लेखक जो रचनाकार होता है उसके लिए चुनौती, मेरी समझ से एक जगह चुनौती आती है। बहुत सारी चुनौतियों में एक चुनौती क्या आती है, क्योंकि वो सारे पात्र लेखक के ही दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं। बाहर के समाज से लेखक ने उनको लिया, लेकिन सृजित कहां कर रहा है, अपने ही दिलो दिमाग में। तो हर पात्र की एक कथा है लेखक के पास। ये हो ही नहीं सकता, और मैं कोई कहे भी तो नहीं मानूंगा कि इस उपन्यास का कोई ऐसा पात्र है जिसकी कथा नहीं है नरेंद्र जी के पास। हर पात्र की एक कथा लेखक के दिमाग में होती है, उसकी पूर्व कथा होती है। वह कैसे निर्मित हुआ है उसकी एक कथा लेखक के दिमाग में होती है। लेकिन यही एक नुक्ता है, जब आप उसको लिख रहे होते हैं तो आप हर पात्र की कथा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप सारे पात्रों की पूर्व कथा कहने लगेंगे तो उपन्यास का तारतम्य टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कथा का जो तारतम्य है वो खत्म हो जाएगा। मैं जब इसको पढ़ना शुरू किया और कमोल की मां की कहानी तक आया तो मुझे एक बार डर लगा। जब ये लिखा गया, ये पंक्ति आई कि कमोल जब राव में होता है तो वो अपनी मां की कथा सुनाता है, तो मैंने सोचा कि अब अगर ऐसे कहानियां चलने लगी तो क्या होगा। लेकिन ये केवल वहां प्रसंगवश आया और फिर बात दूसरी हो गई। ये बात सारी पूर्व कथाएं, जितनी भी पूर्व कथाएं आनी चाहिए मेरी समझ से, वो प्रसंग के हिसाब से आनी चाहिए। जैसा प्रसंग हो वैसी आनी चाहिए। और इस बात का रणेन जी ने बहुधा ध्यान रखा है। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% इसका ध्यान रखा गया है, लेकिन बहुत बहुत ही ध्यान रखा है उन्होंने कि कोई भी पूर्व कथा ऐसी, किसी भी पात्र की पूर्व कथा ऐसे नहीं आनी चाहिए कि वो बिना प्रसंग के हो जाए, बिना किसी तारतम्य के हो जाए। और ये बहुत बहुत ही तलवार की धार पर चलने जैसा काम है, क्योंकि आपको मोह होता है ना उन पात्रों से। आपको पता है वो कथा, यदुवंश को नहीं पता है, अभिषेक को नहीं पता है, लेकिन लेखक को तो पता है। तो वो लेखक के लिए मुश्किल होता है उनको संभालना, और उसमें आप सफल हुए हैं। ये मैं शुरू में डरा था, लेकिन बाद में मुझे इसमें लगा कि नहीं, आपने उसको बहुत संभाल लिया है, बहुत संभाला है। एक बात और कहूंगा, जो इसका 32वां अध्याय है उसमें एकदम देखिए मास्टरों की तरह पढ़ा है मैंने इसको जो इसका 32वां अध्याय है उसमें एक कविता जो बहुत प्रासंगिक हो जाती है, वो भूल गलती है मुक्तिबोध की। इसके 32वें अध्याय में रणेन जी इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे सारे लोग जो कवि हैं, विचारक हैं, पत्रकार हैं, न्यायाधीश हैं, नौकरशाह हैं, सब इस पागलपन में शामिल हैं, या तो शामिल या चुप खड़े हो गए हैं। और जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा था कि कैसे धीरे धीरे ये समाज, देश नहीं कह रहा हूं बार बार मैं, क्योंकि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हो रहा है, तो ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का समाज कैसे धीरे धीरे सुआरियन सेनाओं
सेनाओं मने कि वहां कोई और सेना है, यहाँ कोई और सेना है, तंजीमें, उनकी गिरफ्त में कैसे जा रहा है धीरे धीरे। और उनके गिरफ्त में जाने का कारण सिर्फ कोई कैंपेन नहीं है, कैंपेन बहुत प्रभावी तरीका है, लेकिन सिर्फ कैंपेन नहीं है। उनके गिरफ्त में जाने का कारण इन्हीं लोगों की चुप्पी है। भूल गलती में जो लिखते हैं मुक्तिबोध, सब खामोश मनसबदार शायर और सूफी, अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी, आलिम व फाजिल, सिपा सालार, सब सरदार हैं खामोश। ये जो चुप्पी है ना, ये चुप्पी भी किसी सुवारियन सेना या किसी तंजीम को बढ़ने का मौका देती है। इस चुप्पी के बिना नहीं होगा। अगर ये चुप्पी ना हो, इस चुप्पी को तोड़ने के लिए, इस चुप्पी को तोड़ते हुए दिखाने के लिए लेखक ने कई संगीत के कार्यक्रम करवाए उपन्यास में, कई ऐसे प्रोग्राम हुए, और आखिर में उस प्रोग्राम के साथ ही खत्म हुआ उपन्यास, सिवली में जो हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रोग्राम तो हुए और उनसे चुप्पी टूटती है, लेकिन आप देखें लाल जली तो एक 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 एक, एक क्या कहेंगे, कातिलाना चुप्पी हमारे समाज में पसर गई है, जो कच्छप सेनाओं को और सुवर सेनाओं को बढ़ने का मौका दे रही है। दो बातें और कहूंगा और फिर मनरक पर आऊंगा। मुझे वो मनरक बहुत अच्छा लगा है। एक इस उपन्यास में एक बात आती है जो, हाँ मैंने वो कहा ना कि मौत एक बेतकल्लुफी है। दशकों से उपन्यासकार कहते हैं कि दशकों से कोई कबीर, कोई गौतम पैदा नहीं हुआ। क्यों पैदा नहीं हुआ? वो यदुवंश, मुझे अगर कोई हो तो जिक्र करिएगा मुझे। हम जब बचपन में थे आजमगढ़ में, आप भी आजमगढ़ के इसलिए कह रहा हूं, नरेंद्र जी आपके यहां भी होता रहा होगा, जोगियों की पूरी 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 एक परंपरा थी जो गांव में गर्मियों में आती थी। वो इकतारा बजाते थे और हाँ इकतारा बजाते थे और भिक्षाटन करते थे, और बड़े बड़े रोचक लोग होते थे। मेरी माँ बताती हैं कि एक जोगता था जब वो छोटी थी और नानी के पास आता था, बड़ी नानी के पास, तो वो आते ही ना उनको पकड़ के बोलता था मेरी माँ है, मेरी माँ है, लिपट जाता था। और फिर वो कुछ खाएगा पिएगा, कुछ सामान लेके चला जाएगा, फिर वो अगली साल ही आएगा, फिर वो उनसे 3-4 घंटे बतियाएगा। मैंने सोचिए, न ये उसका घर जानती थी, न गांव जानती थी, न ढंग से नाम जानती थी, न वो इनको जानता था, लेकिन उसके एक लगाव हो गया, इनके मन में उसके लिए लगाव हो गया। और वो जब भी साल भर में आए तो लोग मान ले कि अब नानी का 4 घंटा तो उस बेटे को अर्पित हो गया, 5 घंटा। वो दुनिया भर की कहानी उनको सुनाता रहेगा, वो उसको बताती रहेंगी अपनी बात। मुझे कोई ऐसी किताब नोटिस नहीं हो रही है, याद नहीं आ रही है, जिसने जोगियों के खत्म हो जाने को, आज कोई जोगी नहीं आता पिछले 10 साल से, जोगियों के खत्म हो जाने को किसी किताब ने उठाया हो। ये बात मुझे नहीं दिखी, इस उपन्यास में दिखी मुझे। अगर हो तो मुझे रिमाइंड कराइएगा, अगर किसी ने लिखा हो तो। जोगियों के खत्म होने की बात लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जोगी अब नहीं आते हैं। पिछले 5-10 सालों में जोगी अब नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस किताब ने, इस उपन्यास ने जिस मार्मिकता के साथ इस बात को चिन्हित किया है कि जब आप जोगियों से ये पूछने लगेंगे कि तुमने ये गेरुआ वस्त्र क्यों पहना है खुर्शीद साहब, ये पंक्ति जोगियों की उस पूरी परंपरा पर, गोरखनाथ की उस पूरी परंपरा पर हमला है। एक आदमी जो लाठी लेके खड़ा है गोरखपुर में, मैं मजाक में इसको ऐसे ही कहता हूं कि गोरखनाथ तो लाठी लेके खड़े थे गोरखपुर में, कि भाई जो जात पात मानेगा, जो भेदभाव मानेगा, जो धर्म के भेद मानेगा, हमारे पास तो लाठी है। वो तो बड़े ब्लंट आदमी थे। और उधर बाउलों की एक परंपरा है जो कि बहुत ही नाजुकी के साथ, बड़ी मासूमियत के साथ अपने आप को इन चीजों से ऊपर उठा लेती है। और इन सारी चीजों का समन्वय इस उपन्यास में एक ही साथ हुआ है। ये बाउल, ये जोगी, ये बड़ो नानू और नानू का खानदान, ये जो कह देते हैं बात बात में, 10 बार इसका जिक्र आता है कि जात और धर्म झूठे हैं। क्या ये इतनी आसान बात है? क्या इतनी सहज बात है? ये कितनी मुश्किल बात है? इसको कहीं दूसरी चीज से अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। इस उपन्यास से केवल अंदाजा लगाइए कि कितने लोग मारे गए इसमें, सिर्फ यही कहते कहते कि जात धर्म के भेद नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं।
ये कहते कहते कितने लोग मारे गए, खाली कहते कहते। ये कितनी बड़ी बात है। ये आसान बात नहीं है कि कोई कहता है कि जात धर्म का भेद नहीं। रचनात्मक साहस किसे कहते हैं? कौन सी चीज है जो जिसको रचनात्मक साहस कहेंगे? अगर कुछ रचनात्मक साहस है तो वो मुझे इस रचना में दिखाई देता है। साहस कोई बड़बोलापन नहीं होता है कि आप बड़ी बड़ी बातें अपनी किताब में कहें, अपनी कहानी में और उपन्यास में कहें। वो साहस नहीं होता है। साहस वह है जो जीवन में पिरो कर आता है, चरित्रों में, पात्रों में पिरो कर आता है। वो अलग से कोई एडिशनल चीज नहीं है। वो आपके भीतर होता है। वो किसी अब्बू के भीतर होता है, किसी खुर्शीद के भीतर होता है, किसी अम्मू के भीतर होता है, किसी कमोल के भीतर। वो उनके भीतर होता है। मदन बाउल के भीतर है वो बात जो उन्हें परेशान करती है कि FIR कराई जानी चाहिए। और लेखक ने इन पात्रों के माध्यम से, अच्छा, रण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अच्छा, मनोज सिंह जी हमारे साथी जो हैं, उन्होंने जोगी परंपरा के नष्ट होने पर शोध किया, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। मेरी निगाह में नहीं आई अभी, मैं इसको देखूंगा। और मैं ये कह रहा था, हाँ, कि जो ये रचनात्मक साहस है, ये इन पात्रों के जीवन में उनके अंतस में पिरो कर बाहर आता है, वो दिखता है। वो अलग से कोई जोड़ने वाली चीज नहीं है। ये इस उपन्यास की एक खूबी है। इसको खत्म करने के पहले एक बात कह लूं, बहुत समय हो गया, मैं अभी खत्म करना चाहता हूं। व्यक्तिगत जीवन की जो गांठें हैं उनको भी ये उपन्यास बखूबी खोलता है। बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, मेरी इतनी सारी बातें सुन के किसी को लगेगा कि अरे तो बड़ा पॉलिटिकल मामला है, लेकिन आप इसको पढ़िए एक बार। वो जो हॉस्टल है पुणे का, जहां साउंड रिकॉर्डिंग की पढ़ाई करने गए हैं तो लोग, उस हॉस्टल में कितने रंग खिलते हैं। मुझे बार बार वो गायब होता देश का बैंगनी रंग याद आ रहा था, और मुझे लगा कि एक विशेष मोह है लेखक का बैंगनी रंग के लिए। वो यहाँ इंद्रधनुष है, एक विशिष्ट इंद्रधनुष उस कमरे में छाया रहता था। प्रेम की क्या सरल और सहज अभिव्यक्ति है। अच्छा, ये तो हो गई सरल और सीधी बात, लेकिन उन दोनों के रिश्ते में यही नहीं है। लेखक ने आगे करीब 70-80 पेज के बाद ये भी चिन्हित किया है कि क्या कमोल ने एक तरफा सरेंडर कर दिया था? क्या सब्बों की जो अकड़ थी वही असली थी? आप देखिए, मनुष्य का चरित्र कोई एक ढांचे में गढ़ा हुआ चरित्र नहीं है, और सफल रचनाकार वही है जो उस चरित्र के हर परत को पकड़ने की कोशिश करे। मैं इसको ये नहीं कहता कि एकदम अनिवार्य ही है, लेकिन अगर आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो लाजवाब हो जाता है। सब्बों के, कमोल के, खुर्शीद साहब के, इन सारे लोगों के चरित्र के जो अलग अलग पहलू हैं, अम्मू के चरित्र के जो अलग अलग पहलू हैं, इवन बुलबुल के चरित्र के जो अलग अलग पहलू हैं, क्या उसे अपने अब्बू की याद नहीं आती है? वो नहीं आती है आजकल आश्रम? क्या प्रलोभन दिया है माँ ने? कौन सी ऐसी लालच है जिसने उसके पिता के मन में ये भाव पैदा कर दिया है कि नहीं आती है बेटी मिलने के लिए? मनुष्य का कोई इकहरा चरित्र नहीं होता है, उसके बहुत सारे शेड्स हैं। और रणेन जी ने इन सारी इतने तनावपूर्ण स्थितियों में इन सारे शेड्स को दिखाया है। इसमें सबसे गजब कौन सा यदुवंश आपको लगा पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगा वो मैं कहता हूं। सबसे जो पीक पे है वो है कि कालिंदी एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देके जाती है, जिस इंफॉर्मेशन से पूरा मामला फंसा हुआ है। बिल्डिंग मौसी की मंजिल फंसी हुई है, मैंने सारी तबाही उसी से डिराइव हो जानी है, निकल जानी है, हो जानी है। और उसी पीक मोमेंट पे जब एक पाठक के तौर पर मैं ये उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि ये होगा, तभी शबनम का गुस्सा फूट पड़ता है कमोल पर। क्यों? क्योंकि एक स्त्री जिसने, अम्मू जो कहती हैं बाद में कि उसने अपना मन दे दिया, उधो मन हुए 10-20, मन दे दिया, तो आपसे भी मन की उम्मीद कर रही है। ठीक उस मौके पर, तनाव के चरम क्षण पर, एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो सामने खुल के आ जाता है। जबकि एक पाठक के तौर पर आप ये उम्मीद ही नहीं कर रहे होंगे कि यह दृश्य होने वाला है,
मैं थोड़ा देखता रहा पलट उलट के कि पेज तो आगे पीछे नहीं हो गया है, क्योंकि एकदम, हाँ, एकदम एकदम पीक है वो। जब आप एकदम देखेंगे कि सारी साजिशें रचती गई हैं इस हिंदुस्तानी, और मैं जो कह रहा था, भारतीय उपमहाद्वीप की इस तहजीब को खत्म करने की पूरी साजिश रची है, एक सिस्टम डेवलप किया गया है, और उसी बीच में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे काम करता है, वो उस प्रसंग में दिखाई देता है। मनरख, सबसे कम बेचारा मनरख पे ही रह गया है। हर आदमी को एक मनरख चाहिए। सिर्फ इससे बात नहीं बनती है कि आपको प्रेम हो जाए। ये बात रणेन जी का एक क्रमिक विकास भी है, सॉरी टू से, लेकिन ये बात ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश से आगे की बात है। वहां जो बातें आई थी प्रेम के बारे में, ये उससे एक या दो तीन कदम आगे बढ़ी हुई बात है। हर आदमी को एक मनरख चाहिए, वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, किसी उम्र का हो, कहीं का हो, किसी जाति का, धर्म का हो, नस्ल का हो, कहीं का हो। एक ऐसा आदमी चाहिए जो सिर्फ उससे प्रेम न करता हो, जिसका मन उसके मन का को सम्मानित करता हो, उसका ध्यान रखता हो। प्रेम में केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रेम हो गया। और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। मैं इस पर थोड़ा लिखूंगा, जब तो थोड़ा और विस्तार से इसको लिखूंगा। आखिरी बात कहूंगा, बहुत समय हो गया, मैंने बहुत आप लोगों को थका दिया बोल के। आखिरी बात है जो वो ये कि 34वें अध्याय की शुरुआत में 3 शब्द हैं, दुख, गुस्सा और हताशा। इतनी सारी टूटन के बाद इस परिवार के पास जो बचा था वो था दुख, गुस्सा और हताशा। मैंने रणेन जी की कहानियां पढ़ी हैं, उपन्यास पढ़े हैं, कई जगह पर उनमें एक उम्मीद आखिरी में दिखाई देती है। लेकिन जो ये नया कहानी संग्रह आया था 56 छुरी 72 पेज, इसमें एक कहानी को छोड़कर, जहां तक मुझे याद है एक या दो, बाकी सारी कहानियां एक त्रासदी को व्यक्त करती हैं। वो त्रासदी जो आपको परेशान कर देगी, वो त्रासदी जो आपको एक कहानी पढ़ने के बाद दूसरी कहानी पे जाने नहीं देगी, रोक देती है। मैं खुद परेशान हुआ इसको लेकर, एक व्यक्ति के रूप में, एक पाठक के रूप में। एक कहानी पढ़ने के बाद आप सीधे दूसरी पे जा ही नहीं सकते, आपको रुक जाना पड़ेगा। खासतौर पर वो पहली कहानी जिसमें एक आदिवासी परिवार की त्रासदी की महागाथा है, कैसे प्राकृतिक कारण और सामाजिक कारण दोनों मिलकर एक परिवार को नष्ट कर देते हैं, उसका भविष्य खत्म कर देते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि रणेन जी की रचनाओं में जहां ये बात आई है, दुख, गुस्सा, हताशा, वो कलात्मक चरमोत्कर्ष पर है। ये छोटे मुंह बड़ी बात है। मुझे पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो वहीं उनका कलात्मक चरमोत्कर्ष मुझे दिखाई देता है। इसीलिए मैंने इस उपन्यास को कहां खत्म माना, मैं वो आपसे शेयर करता हूं। मैंने उसको एक लाइन में खत्म माना, जब ये उपन्यासकार ये लिखते हैं कि उधर कमोल की मां की तो किसी को फिक्र ही नहीं रह गई थी। कमोल की मां जिस घर में रहती है, जिस तकलीफ रहती है, मैंने इस उपन्यास को वहीं खत्म माना। उसके बाद जो आता है कि शबनम और कालिंदी के रूप में 2 बहुएं उनको मिल जाती हैं, उपन्यासकार लिखते हैं इस बात को, कैसा लगता है जैसे एक बहू नहीं हो रही थी, 2 बहुएं आ गई। ये हमारे मन को, हमारे दुख को विरेचित करता है। ये जो प्रसंग है, ये हमारे जो मन में एक आक्रोश भरता है, यही दुख, गुस्सा, हताशा भरती है, उसका विरेचन करता है ये प्रसंग। लेकिन असल बात तो वहीं खत्म होती है, दुख, गुस्सा और हताशा पर। कितना लंबा वितान है त्रासदियों का। एक शहर में नहीं, एक उपमहाद्वीप में एक त्रासदी घटित हो रही है, और उस त्रासदी के लिए सिर्फ दुख, गुस्सा, हताशा हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। ये उपन्यास वहीं खत्म हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपने
जिस तरह से उपन्यास को दिखाने का कोशिश किया, मुझे तो लग रहा था कि मैं जो है एक बार फिर से पूरा पढ़ ही डाला जो है। आप एक एक सूत्र और एक एक पंक्ति मुझे लग रही थी कि आप उनसे गुजरते हुए बता रहे थे, और जो भी लोग जुड़े हुए थे, जो लोग पढ़ लिए हैं इस उपन्यास को, निश्चित तौर पर उन्होंने यह आपके व्याख्यान के बाद ये समझा होगा कि उन्होंने दूसरी बार भी इस उपन्यास को पढ़ डाला, और पढ़ तो डाला, लेकिन यह जो दृष्टि आपने दी है, जो देखने का एक जो सूत्र दिए हैं, वो फिर से एक बार पढ़ेंगे। कुछ कमेंट आ रहे थे, मैंने उनको देखा कि उन लोगों ने बोला कि अब इस सूत्र से एक बार फिर से जो है इस उपन्यास को पढ़ा जाना जरूरी है। मैं अभिषेक भाई की बातों पर आऊँ उससे पहले, क्योंकि अवनेश जी कुछ तकनीकी खामियों से कट गए थे और वह फिर से नहीं जुड़ सके, हालांकि वह कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ बातें जो है मुझसे शेयर कर दी थी कि जो यह बात है कि एक कलात्मक कमजोरी जो है कहीं कहीं दिख जाती है इसमें, कि एक स्त्री को सही दिखाने के लिए जो है दूसरी को अनिवार्यता जो है बुरा दिखाया जा रहा है। तो एक बात जो उन्होंने यह कह दी, और दूसरी बात जो उन्होंने यह की कि जो कलाकार है, जिसको कबीर कहते हैं कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, वह कलाकार ही है, जिसकी बात हम सभी ने कहीं कमोबेश इधर उधर की। वह कलाकार ही है जो समाज को सच्चे ढंग में रचने की कोशिश कर रहा है, उसमें वह साहस है जो लोग के कलाकार हैं। और तीसरी बात जो अभिषेक भाई ने भी अपनी बात में कह दी कि स्त्री जो है वह जो है प्रेम के लिए बलिदान करती है। कालिंदी की जानिब से जो आप बात कह रहे थे कि वह जो है उसके लिए मौत जो है बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए घर और प्रेम जो है बड़ी चीज है, उसको बचाए रखना, उसको बनाए रखना बहुत बड़ी चीज है। यह जो है यह बहुत बेहतरीन बात है जो अरुणेश जी ने भी इस बात को कहा। वह तकनीकी खामी नहीं हुई होती तो हम अरुणेश जी को और बेहतर सुन पाते, लेकिन हम उनसे यह आग्रह करेंगे, हम पत्रिका की तरफ से भी आग्रह करेंगे, लेखक भी यहाँ मौजूद है, मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहूंगा कि वह एक इस पर विस्तृत आलोचनात्मक लेख लिखें, एक समीक्षा लिखें, और वह सब हम उसको पढ़ें। वहां कोई तकनीकी खामी नहीं होगी, मेरा यह विश्वास है, क्योंकि आप इस तरह से लिखते हैं। जो बात अभिषेक भाई ने कही कि समाज के निष्ठुर हो जाने की कथा है, किस तरह, और यह केवल ऐसा नहीं है कि मतलब समाज जब निष्ठुर हो गया है वहां से वह कथा शुरू हो रही है, उसको बनाए जाने की कथा है, वह किस तरह से बनाया जा रहा है निष्ठुर, और वह आज तक का परिवेश जो गढ़ा गया वह कैसे कैसे होकर के आता है। अब मैं लगातार कहता हूँ कि संगीत तो एक बहाना बनाएगा, और वो बहुत बेहतरीन बहाना है, क्योंकि वह एक तरीका है जो जिसके जानिब से हम समझ सकते हैं लोग को। लेकिन जो यह निष्ठुरता जो हमारे अंदर भरी गई, वह जो है सभ्यता विमर्श में किस तरह से आती है, और आज वर्तमान में जब हम उसको देख रहे हैं तो किस तरह से देख रहे हैं, यह जो है यह उपन्यास बहुत बहुत महत्वपूर्ण रूप में दिखाता है। आप जब अभिषेक भाई बोल रहे थे कि आपको पता नहीं वह घटना कौन सी जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, मुझे तो मतलब ये लगता है कि उपन्यास पढ़ रहा हूँ, अचानक से कोई घटना आती है, और मतलब वो अचानक से मतलब तोड़ रही है, फिर जोड़ रही है, फिर अचानक से ऐसी घटनाएं आ रही है जिसका मतलब हम जो इतने दिनों में जो उपन्यास पढ़ने की जो आदत सी पड़ी है उसके द्वारा से तैयार नहीं हो पाता है कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण घटना जहां हम सोच भी नहीं सकते। यह एक रचनाकार की विशेषता है। बहुत दिनों बाद, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो बहुत दिनों बाद एक ऐसा उपन्यास पढ़ा जिसकी बात अभिषेक भाई भी कर रहे थे कि जिसके संवाद जो है होठों पर तैरते रहते हैं। मतलब वो जो फिल्मों में होती है, या जो प्रेमचंद को पढ़ते वक्त हमको लगता था कि जो कुछ एक एक लाइन के संवाद हैं जो हमको लगता है कि हाँ मतलब ये है, और ये कितने मजबूती से जो आते हैं, और जो अभिषेक भाई कह रहे थे कि वो मैं कई बार दोहराता रहा, ऐसे कई सारे संवादों से होता हुआ, और जो फिल्मों में बहुत सारे डायलॉग स्थापित हो गए जिसको पीढ़ियां कहती रही, मतलब केवल एक ही शोले के जो डायलॉग है वो केवल एक ही पीढ़ी नहीं कहती, हमारी पीढ़ी भी कहती है, हमारे बाद की पीढ़ी कहती है, तो अभी गब्बर और ठाकुर को उसी तरह से देखती है। कई सारे संवाद जो है उस तरह से जो है यहाँ जो है जो हमको आश्चर्यचकित करते हैं, और जो हमको याद रखने के लिए जो है एक्जिमा का जो दायां पक्ष है वह तो मतलब मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा कि वो किस तरह से जो है इसको प्रतीक के रूप में लाते हैं। कुल मिलाकर के परिचर्चा जो है मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोतागण, जो जुड़े दर्शक,
उनको जो है यह सोचने का या वह निश्चित है कि वह बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो बहुत बेहतरीन थे। वह जो है एक दृष्टि देखने की उनको मिलेगी। मैं जो है क्योंकि लेखक जो है यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं यह नहीं कहूँगा कि वह कोई लेखकीय टिप्पणी यहाँ करे और कुछ, वह जो है अपनी बात रखें बहुत सहज रूप में। वह हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे आमंत्रण पर वह आए, वह उनके लिए बहुत धन्यवाद उन रणेंद्र जी का। वह जो है अंत अंत में अपनी बात रखें और आज की परिचर्चा के संदर्भ में बात रखें। आप अपने तौर पर जितना हमारी पीढ़ी या हम पाठक को दे सकते हैं उसमें आप मुकम्मल तौर पर आपने बहुत बेहतरीन कोशिश की है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसका कितना निर्वाह कर ले जाते हैं, उसको कितना आगे बढ़ा पाते हैं। तो बहुत ही सम्मान से मैं आवाज दे रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ रणेंद्र जी का। आप सर अपनी बात रखें। जोहार और हार्दिक आभार यदुवंश जी के प्रति और परिवर्तन पत्रिका और उसके संपादक महोदय और जो भी अभिषेक जी और उसके पहले जो शुक्ल जी ने जो बातें कही हैं। तो स्वाभाविक है कि जो ये लिखने में जो परिश्रम हुआ है, लेकिन इसके प्रकाशन का जो वर्ष है वो अजब तरह से कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा है कि चीजें आमने सामने बैठ के नहीं हो पा रही हैं। तो ये जो माध्यम हमारा वेबिनार का है उसके अपने सकारात्मक पहलू भी हैं। ठीक है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन चीजें दूर तक जा रही हैं और बिना मुश्किल से अभिषेक जी अरुणाचल से और वो शुक्ल अरुणेश जी भोपाल से और यदुवंश जी दुमका से और सिंह जी जो हैं वहाँ गिरिडीह से और मैं रांची से जुड़ा हूँ। ये छोटी बात नहीं है। दोनों लोगों ने मिलके, अरुणेश जी ने और अभिषेक जी ने और यदुवंश जी ने, सब लोगों ने मिलके वो जो उसका जो स्पिरिट है, उसकी जो रूह है उस उपन्यास की बखूबी उसका वर्णन किया। उसके अतिरिक्त मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस बात को रेखांकित कर रहे थे अभिषेक जी की, केवल ये हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी है। जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है थोड़ा दूसरे ढंग से बांग्लादेश में भी हो रहा है, पाकिस्तान में, वो सारी बातें उसमें आई है, रिपीट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस यही है कि जो हम लोग की जो एंटीथेसिस की बात है, ये एंटीथेसिस एक क्रिएटिव रूप में आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, खास करके युवा पीढ़ी तक पहुंचे, महेश जी और यदुवंश जी जैसे लोगों तक पहुंचे और उनकी पीढ़ी उसको फील कर सके, महसूस कर सके। केवल एक रचना के तौर पे कि ये पढ़ना है उसको, उसमें जो कहा जा रहा है उसको महसूस करे और थोड़ा सा भी वो आए उनके हृदय में, वो बात समावेशी संस्कृति की, वो अपनी खूबसूरती की जो हमारी परंपरा रही है, जिस लोक में जहाँ वो आवाजाही रही है उस लोक को ही मिटाने की जो अरुणेश जी कह रहे थे, जो बड़ा पार्टिसिपेटरी था। जब तक वो हम वाचिक परंपरा में थे तो हर कोई कहानियों में कुछ जोड़ रहा था। जैसे ही हम आधुनिकता में और लेखन में आए तो चीजें जो हैं बहुत वो बंध गई और बहुत ब्राह्मणिकल या बहुत पवित्र बनाने के चक्कर में सब कट्टरवादी होती चली गई और बहुत लंबी परंपरा है जो अरुणेश जी ने बहुत सही उठाया था। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और मेरी हर रचनाकार की ये इच्छा होती है कि उसकी चीजें जो है, वो रचना जो है वो दूर दूर तक पहुंचे। और आज महेश जी की और यदुवंश जी के कारण और इस परिवर्तन के मंच के कारण ये चीजें पहुंच रही हैं। मैं आभारी हूं और अपना जोहार प्रकट करता हूं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपनी प्रत्येक रचना के साथ हमको यह हमारी पीढ़ी को कम से कम जो है यह आभास कराते हैं कि हम कहाँ लीक से अगर भटक रहे हैं। और जो मुखरता मैंने व्यक्तिगत तौर पर आप में देखी है, जो कहने का साहस, क्योंकि जब यह आप लिख रहे थे, एक बार मेरी मुलाकात आपके घर पे भी हुई थी जब हम आए थे और उसमें आप कैसे कैसे गुजर रहे थे और तमाम पक्षों पर बात भी हुई थी। वह जो कहने का साहस, क्योंकि बहुत सारे लेखकों को, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि किस तरह से दौर जो आते रहे और उसमें जो है वह लगातार अपने को बदलते रहे, अपने लेखकी दायित्व को जो है
वह या तो उन्होंने बंद कर दिया, बस्ते में रख दिया, या उन्होंने जो है अपना मंच ही बदल दिया। लेकिन आपने जो साहस किया है कहने का, या निश्चित तौर पर हमारी व्यक्तिगत हमारी पीढ़ी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है। और मुझे यह लगता है कि ऐसी रचनाएं केवल पत्रिकाओं की समीक्षाओं या इस तरह की गोष्ठियों से अलग हट करके जो है जहन में उतारने की जो कोशिश होनी चाहिए, जहाँ से हम सानी को पढ़ते हैं, जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, जो साझी संस्कृति के जो वाहक रचनाकार रहे हैं, तो जब हम इन लोगों को पढ़ते हैं और वहां से होते हुए जब यह रचना जुड़ती है, तो निश्चित तौर पर पहली पंक्ति में मैं कहूँ कि यह रचना हमको हमारी जिम्मेदारी को महसूस कराती है कि हम अगर कहीं कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, कहीं कुछ चीजें हट जा रही है हमारे ध्यान से, तो वहां खींच करके ले आती है। और दूसरे तौर पर ये हमको यह बताने की भी कोशिश करती है, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने बहुत सारी चीजें नहीं देखी है। आपने जिस शोध और जिस कलात्मकता के साथ इसको प्रस्तुत किया है, वह इतना सहज हो जाता है कि जैसा अभिषेक भाई भी कह रहे थे कि वह मतलब इतिहास या नहीं है, कहीं से इतिहास को इतिहास की तरह नहीं रखा गया है। और हमारे यहाँ यह परंपरा जो है खास करके हिंदी में नहीं रही है। इतिहास को जब साहित्य में लिखा जाता है तो वह एकदम से पूरे तरीके का इतिहास हो जाता है। तो ये जो आपने सामंजस्य कहा है कि हम अपने जो पीढ़ीगत विकास है हम उसको पढ़ रहे होते हैं, उसको जान रहे होते हैं। जब हमको हमारे पिताजी बैठ करके बताया करते थे हमारे दादाजी कैसे पहलवान हुआ करते थे और वह कैसे कैसे गांव में संघर्ष किया करते थे और क्या क्या चीजें हुआ करती थी, तो हम जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो हम अपनी उसी पीढ़ीगत विशेषता को समझते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं और वह बहुत सहज रूप में आप हमको समझाते हैं, बताते हैं। इसके लिए आपको विशेषता बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस तरह से जो है हमको इस रचना से अपनी इस पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया। अब मैं परिवर्तन पत्रिका के संपादक हमारे अभिन्न मित्र जो है जिनके बिना यह संभव नहीं था, महेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह एक अपना औपचारिक धन्यवाद करें और हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस तरह के यदि हम आयोजन और ज़्यादा से ज़्यादा कर सके तो वो अपना मंच जो है हमारे लिए खुला रखेंगे। बहुत ही सम्मान के साथ महेश जी। बहुत शुक्रिया यदुवंश भाई। और यह मंच आप जानते हैं, साथी रहे हैं पांडिचेरी से लेकर के और यहाँ तक झारखंड आने तक भी साथ में ही हैं, बगल में पड़ोसी हैं। तो आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम पत्रिका का जब शुरू हुआ था तो ऐसी ही चीजों के लिए बनाई गई थी यह पत्रिका की मौका दिया जाए, सबके लिए मौका हो। और आज मैं 5 साल पूरा हो गया है, 6ठा साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। कई सारे अंक 20वां 22वां अंक प्रकाशित होगा अभी इसी महीने। तो इस पूरी यात्रा में हमने यही देखा कि तमाम युवा और जो स्थापित साहित्यकार हैं, हमारे मार्गदर्शक जितने भी हैं, वो हमेशा जुड़े रहे। और कई सारे कार्यक्रम, पिछला जो पहला कोविड का दौर था उसमें भी एक महीने तक लगातार कार्यक्रम चला पत्रिका की तरफ से, तो उसमें भी वह मंच खुले रूप में ही सामने आया था और उसमें सबको मौके थे। लेकिन यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरा कोई बहुत योगदान नहीं है। यदुवंश भाई से बस चर्चा हुई थी और इन्होंने कहा कि आप खाली हैं और तो आप इस कार्यक्रम को कराइए। और जाहिर सी बात है कि यह कार्यक्रम, उनके मन में यह विचार तभी आया होगा जब इस पुस्तक को पढ़े होंगे और उसके एक एक गहराई को से गुजरते हुए महसूस किए होंगे कि आज के समय में जो यह रचना आई है, जो यह उपन्यास है, यह कितनी जरूरी है इस पे चर्चा होने की। तो आज जो चर्चा हुई अभिषेक सर से, अगर मैं सही हूं तो अरुणाचल में शायद मैं मिल चुका हूं, एक शायद इंटरव्यू का मामला ही था, उसी में जब वहां मैं मिल चुका हूं। और संभव होगा भाई, संभव होगा। अभिषेक सर हमको शायद नहीं पहचानते हो, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है पूरी तरीके से, लेकिन अभी जो चर्चा हुई इसमें चीजें उभर के सामने आई। और जो हमारे पहले वक्ता थे अरुणेश शुक्ला जी,
उनसे मैं परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन आज जो उन्होंने अपनी बात रखी, नेटवर्क की थोड़ी समस्या रही और उपन्यास पे जिस सलीके से उन्होंने बात रखी वह बहुत ही बेहतरीन था। और जाहिर सी बात है कि हमारे दर्शक और इस उपन्यास के पाठक इस चीज को एक नई दृष्टि से देखने के बारे में जरूर समझे होंगे और उस पर जरूर विचार करेंगे। मैं अरुणेश जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं पूरी परिवर्तन पत्रिका टीम की तरफ से। अभिषेक जी, आपने जो बात रखी वो ऐसा लगा ही नहीं कि एक कार्यक्रम की औपचारिकता या कार्यक्रम 10 मिनट बोलना है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं। आपने उस उपन्यास को पढ़ा ही नहीं, मुझे लगता है कि आज यहाँ डूब करके बोले हैं पूरा हृदय से। जो आवाज आ रही थी ना, जो झूम झूम के बोल रहे थे आप, या कहीं ना कहीं वो हृदय की आवाज आ रही थी। और हृदय की आवाज तभी आती है जब पाठक को रचना प्रभावित करती है, और पाठक तभी प्रभावित होता है जब उस रचना में डूबने लगता है। और वह डूबन तब आती है जब रचनाकार उतनी मेहनत करता है। और रचनाकार का जो शोध है, जो विचार है, जो संवाद है, ये तमाम चीजें आपके वक्तव्य से निकल के सामने आ रही हैं कि वास्तव में वह रचना, वह उपन्यास कालजयी होने वाला है और इसे हर पाठक के पास पहुंचना चाहिए। और ऐसी और तमाम चर्चाएं भी इस पे होनी जरूरी भी हैं। मैं इस मंच से अन्य प्लेटफॉर्म जो भी हैं, पत्रिकाएं हैं या और भी कार्यक्रम चलाते हैं, प्रकाशक समूह हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वो भी इस पुस्तक पर जरूर चर्चा करें, ताकि जो संगीत कला के माध्यम से गंगा जमुनी तहजीब जो इस भारत की पहचान रही है, वह पहचान आज के समय में, खासकर पिछले 5-7 सालों में जिस तरह से उसके ऊपर आक्रमण करने का एक प्रयास किया जा रहा है, और वह आक्रमण इस तरीके का किया जा रहा है कि आज का युवा वर्ग पूरी तरह से भटक गया है। उसके मन में यह विचार तक नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई संस्कृति हमारे यहाँ रही है। यह खत्म हो रहा है, जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे समय में ऐसी किताबों का, ऐसी रचना का आना और ऐसी रचना पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। मैं अभिषेक कुमार यादव जी का बहुत बहुत आभारी हूं। परिवर्तन पत्रिका टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रणेंद्र सर, आपसे एक बार मुलाकात हुई, आप इतने मृदुभाषी हैं, इतने मतलब आत्मीय हैं कि उस आपका जो ऑफिस था, आमतौर पे मुझे नहीं लगता कि ऑफिस में जल्दी कोई भी जाके मिल ले। मैं तकरीबन जयराम भाई के साथ में आधे घंटे आपके ऑफिस में रहा और बैठ के खूब आत्मीयता से चर्चा हुई थी। अब यह सारी चीजें आपका व्यक्तित्व में तो है ही है, रचना भी उसी तरीके से पूरे भारत के पाठकों के लिए, पूरे भारत में रहने वाले लोगों के लिए, तरह तरह के भाषाई समुदायों के लिए, यहाँ के अन्य धार्मिक, कई तरह के धार्मिक समुदाय हैं, वर्ग हैं, उन सब के लिए यह रचना निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण है। और यह अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है आपका। आप इस मंच पे आए, इस मंच पे आप अपनी बात रखी और हमें कृतार्थ किया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी यदुवंश भाई, आपको धन्यवाद मैं नहीं दूंगा और लेकिन फिर भी जो एक औपचारिकता है, यदुवंश भाई का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का जो हमारे शायद आप लोगों को भी आवाज नहीं आ रही है। ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो दर्शक जो है हमारे, हाँ दर्शक जो है हमारे जुड़े रहे। और मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा था कि जब उनके कमेंट कुछ नीचे आ रहे थे और वो लोग भी बहुत
बेहतर ढंग से बताने की कोशिश कर रहे थे हमको। कुछ लोगों का हमने नाम नोट भी किया है, उनसे बात करने की भी हमारे बहुत सारे वो अभिन्न मित्रगण हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी और मुझे लगता है कि चरणबद्ध तरीके से इसको हम आगे भी ले जाएंगे, इस परिचर्चा को और आगे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी जुड़े। एक कॉल पर अभिषेक भाई ने सहमति दे दी। वह हो सकता है कि वह मेरे प्रति उनका प्रेम हो, रणेन जी के प्रति अगाध प्रेम हो, व्यक्ति के तौर पे नहीं, रचनाओं के तौर पे जो है। और दूसरा अरुणेश जी भी बहुत मतलब ये मेरे शिक्षक भी रहे हैं और वह जो है कान पकड़ के मुझे जो है लगातार सिखाते रहते हैं, तो वह जो है जुड़े एक बार के कहने पे। और मेरा उनसे निवेदन जो रहा है कि वह एक अच्छी समीक्षा, बेहतरीन समीक्षा वह इस उपन्यास के लिए लिखेंगे, जिससे पाठक वर्ग को भी जो है एक दृष्टि मिलेगी। यह सारी चीजें रही। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है। आप सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े। हम पत्रिका के माध्यम से और हम अपनी जिम्मेदारी से ये कहते हैं कि हम आपको लगातार जो है इस तरह से आपसे जुड़ते रहेंगे। सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।